देखो, एक ये है व्यष्टि है, एक समष्टि करके है। इन दोनों में से ना एक ही इम्पोर्टेंट है। एक के तो मतलब 3-4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अरे एक आध तो इसमें से ऐसा होता है पूरी एनसीईआरटी में एक आध 2 क्वेश्चन पूछ लिए तो पूछ लिया कभी-कभी। ठीक है, तो वो चीज़ याद रखना। तो इसमें शब्दावली पहले दिया हुआ है, तो शब्दावली तो अपने लिए इम्पोर्टेंट है ही। इकोनॉमी हो चाहे हिस्ट्री हो, पूछता है वो, या फिर आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ज़रूरी हो जाती है। तो औसत लागत क्या होती है? निर्गत की प्रति इकाई की कुल लागत। ठीक है, निर्गत की प्रति इकाई की कुल लागत को अपन औसत लागत बोलते हैं। औसत स्थिर लागत क्या होती है? निर्गत की प्रति इकाई की कुल स्थिर लागत कितनी है, औसत उत्पाद कितना है, मतलब परिवर्तित लागत का प्रति इकाई निर्गत। तो ये ज़्यादा कोई ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा नहीं, पर तो ये समझ भी आना चाहिए बस। औसत संप्राप्ति कितनी होती है? निर्गत की प्रति इकाई पर कुल संप्राप्ति। औसत परिवर्तित लागत क्या होती है? निर्गत की प्रति इकाई की कुल परिवर्तित लागत। लाभ और अलाभ बिंदु। पूर्ति चक्र पर वह बिंदु जिस पर किसी फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त होता है। बजट रेखा, इसके अंतर्गत वे सभी बंडल आते हैं जिनकी कीमत उपभोक्ता की आय के ठीक बराबर होती है। बजट सेट क्या होता है? बजट सेट उन सभी बंडलों का समूह होता है जिन्हें वर्तमान बाजार कीमतों पर कोई उपभोक्ता खरीद सकता है। स्थिर अनुमापी प्रतिफल, उत्पादन फलन का एक गुण जो उस स्थिति में होता है जब सभी आगतों में समानुपातिक वृद्धि करने पर निर्गत में वृद्धि उसी अनुपात में होती है। लागत फलन, निर्गत के प्रत्येक स्तर पर यह फर्म के लिए न्यूनतम लागत को दर्शाता है। ह्रासमान या अनुमापी प्रतिफल, ह्रासमान या अनुमापी प्रतिफल क्या होता है? उत्पादन फलन का एक गुण जो उस स्थिति में होता है जब सभी आगतों में समानुपातिक वृद्धि होने पर अनुपात से कम मात्रा में निर्गत वृद्धि होती है। तो ये अभी तक तो ऐसा कोई है नहीं जो कोई क्वेश्चन पूछने लायक हो, थोड़ा बहुत एनसीईआरटी समझने जरूरी है। मांग वक्र क्या होता है? मांग वक्र मांग फलन का ग्राफीय चित्रण होता है। मांग वक्र प्रत्येक कीमत पर उपभोक्ता द्वारा मांग की मात्रा को दर्शाता है। मांग फलन क्या होता है? किसी वस्तु के लिए किसी उपभोक्ता का मांग फलन उस मात्रा को दर्शाता है जब अन्य वस्तु के अपरिवर्तित रहने पर उपभोक्ता उस वस्तु की विभिन्न कीमत स्तरों पर चयन करता है। संतुलन क्या होता है? संतुलन वही स्थिति होती है जब बाजार के सभी उपभोक्ताओं और फर्मों की योजनाएं एक समान होती है। अधिमांग, यदि किसी, देखो अभी इस टाइप के वर्ड है ना यूपीएससी जो है अपनी क्वेश्चन में यूज करती है, तो थोड़ा बहुत इनकी समझ होना जरूरी है। यदि किसी कीमत पर बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक होती है तब उस कीमत पर बाजार में अधिमांग की स्थिति बन जाती है। अधिपूर्ति मतलब अधिमांग मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। अधिपूर्ति मतलब जब सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है। यदि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक होती है तब उस कीमत पर बाजार में अधिपूर्ति की स्थिति मानी जाती है। फर्म का पूर्ति चक्र क्या होता है? यह निर्गत के उन स्तरों को दर्शाता है जिनके उत्पादन के लिए चयन लाभ अधिकतम करने वाली कोई फर्म बाजार कीमत के विभिन्न मूल्यों पर करेगी। स्थिर लागत क्या होती है? वह आगत जिसमें अल्पकाल में परिवर्तन नहीं किया जा सकता स्थिर लागत कहलाती है। ये चीज़ भी याद रखना, थोड़ा ये टर्मिनोलॉजी समझ में आना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में इकोनॉमी का जो टफ बनाने का तरीका होता है वैसे टर्मिनोलॉजी घुसा देता है, जैसे ये पूछा हुआ है। आय प्रभाव, ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था। वस्तु की कीमतों में परिवर्तन होने के फलस्वरूप क्रय शक्ति में परिवर्तन होने पर वस्तु की इष्टतम मात्रा में परिवर्तन को आय प्रभाव कहा जाता है। वर्धमान अनुमापी प्रतिफल, उत्पादन फलन का एक गुण जो उस स्थिति में होता है जब सभी आगतों में समानुपातिक वृद्धि करने पर निर्गत में वृद्धि अनुपात से अधिक होती है। अनादिमान वक्र उन सभी बिंदुओं का पता होता है जिन पर उपभोक्ता उदासीन रहता है। निम्न स्तरीय वस्तु, ये भी यूपीएससी ने टर्मिनोलॉजी का यूज किया है सेंटेंस बनाने में। उपभोक्ता की आय बढ़ने जाने पर जिस वस्तु के लिए मांग घट जाती है उसे निम्न स्तरीय वस्तु कहा जाता है। समान मात्रा, दो आगतों के सभी संभावित संयोजनों का सेट जिनसे एक समान संभावित अधिकतम स्तरों का निर्गत होता है। मांग का नियम, यदि किसी वस्तु के लिए किसी उपभोक्ता की मांग उसी दिशा में होती है जिस दिशा में उसकी आय होती है तब उस वस्तु की कीमत के साथ उपभोक्ता की मांग का विपरीत संबंध होता है। ह्रासमान सीमांत उत्पाद सीमांत, यदि इस टाइप का भी टर्मिनोलॉजी यूज हुआ है। यदि अन्य आगतों के साथ किसी भी आगत उपयोग में वृद्धि करना जारी रखा जाए तो अंततः हम उस बिंदु पर पहुंचेंगे जिसके बाद उस आगत के सीमांत उत्पाद में गिरावट आना शुरू हो जाएगा। परिवर्ती अनुपात नियम क्या होता है? किसी कारक आगत को जब उत्पादन की प्रक्रिया में कम मात्रा में लगाया जाता है तब प्रारंभ में उसके सीमांत उपयोगिता में अधिक वृद्धि होती है, परंतु एक बिंदु पर पहुंचने के बाद उसकी सीमांत उत्पादकता कम होने लगती है।
दीर्घकाल बाय टाइम पीरियड की बात कर रहा है। इसका आशय उस अवधि से है जिसमें उत्पादन के सभी कारकों में परिवर्तन किया जा सकता है। सीमांत लागत क्या होती है? उत्पादन में प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप कुल लागत में परिवर्तन। सीमांत उत्पाद क्या होता है? जब सभी अन्य आगतों को स्थिर रखा जाए तब आगत में प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप निर्गत में परिवर्तन। सीमांत संप्राप्ति क्या होती है? निर्गत के विक्रय में प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप कुल संप्राप्ति में परिवर्तन। किसी कारक का सीमांत या संप्राप्ति उत्पाद किसी कारक के सीमांत उत्पाद का सीमांत आय से गुणा। बाजार पूर्ति वक्र यह उन निर्गत स्तरों को दर्शाता है जिसका कुल उत्पादन कोई फर्म बाजार में बाजार कीमत के विभिन्न मूल्यों पर करती है। एकाधिकारी प्रतियोगिता यह वह बाजार संरचना है जिसमें विक्रेताओं की संख्या तो बहुत होती है लेकिन उनके द्वारा बेचे जाने वाला मद सजातीय नहीं होता। एकाधिकार यह वह बाजार संरचना है जिसमें केवल एक ही विक्रेता होता है तथा बाजार में किसी अन्य विक्रेता के प्रवेश को रोकने के लिए पर्याप्त नियंत्रण होते हैं। मोनोपोली भी बोलते हैं इसको। एकदिष्ट अधिमान क्या होगा? किसी उपभोक्ताओं का अधिमान केवल उसी स्थिति में एकदिष्ट होता है जब किन्हीं दो बंडलों के बीच वह उस बंडल को पसंद करता है जिसमें दूसरे बंडल की तुलना में कम से कम किसी एक वस्तु की संख्या अधिक होती है और दूसरी वस्तु की संख्या कम नहीं होती है। सामान्य वस्तु क्या होती है? उपभोक्ता की आय बढ़ने के साथ साथ उस जिस वस्तु के लिए मांग भी तेजी बढ़ती जाए उसे सामान्य वस्तु कहा जाता है। अब देखो ये टर्मिनोलॉजी है ना, सेंटेंस में वो यूज करता है। कभी कभी तो डायरेक्ट भी पूछा कुछ कुछ चीज़ें, पर वो थोड़ा कम पूछता है। हिस्ट्री में ज़्यादा इस टाइप की टर्मिनोलॉजी पूछता है, परंतु ये स्टेटमेंट को यूज़ करता है तो फिर वहाँ पे आप मीनिंग नहीं समझ पाओगे, तो स्टेटमेंट गलत कर दोगे, सही कर दोगे, तो उसके लिए ज़रूरी है इनको समझना। सामान्य लाभ क्या होता है? लाभ का वह स्तर जिस पर किसी फर्म को केवल उसकी सुनिश्चित लागतें और अवसर लागतें ही प्राप्त हो पाती है उसे सामान्य लाभ कहा जाता है। अवसर लागत, अब देखिए इसका भी पेशेंट क्वेश्चन पूछा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसी कार्य की अवसर लागत से अभिप्राय होता है किसी दूसरे सर्वोत्तम कार्य से मिलने वाले लाभ को छोड़ना। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की वह स्थिति जिसमें सभी फर्में एक ही वस्तु का उत्पादन करती है तथा क्रेता और विक्रेता कीमत स्वीकारक होते हैं। कीमत की उच्चतम सीमा किसी वस्तु या सेवा की कीमत पर सरकार द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा कीमत को उच्चतम सीमा कहा जाता है। मांग की कीमत लोच किसी वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच की परिभाषा है वस्तु के लिए मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त भागफल। पूर्ति की कीमत लोच किसी वस्तु की बाजार कीमत में एक प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की पूर्ति की मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। कीमत की न्यूनतम सीमा क्या होती है? किसी विशेष वस्तु या सेवा के लिए सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की न्यूनतम सीमा। जैसे आप ये देखोगे ना, जो सब्सिडी पे जो मिलता है मिनिमम MSP जो जारी करते हो तो एक अलग वही, यहाँ वो भी वही वैसा ही हो गया है। पर जो आप ये जो जाते हो जहाँ पे आपको PDS मिलता है तो वहाँ पे भी क्या होता है? मिनिमम प्राइस होती है वो। कीमत रेखा यह समस्तरीय सरल रेखा होती है जो बाजार कीमत और किसी फर्म के उत्पादन स्तर के बीच के संबंध को दर्शाती है। उत्पादन फलन यह उत्पादन की उस अधिकतम मात्रा को दर्शाता है जिसका उत्पादन आगतों के विभिन्न संयोजनों का प्रयोग करके किया जा सकता है। लाभ यह किसी फर्म के कुल संप्राप्ति और उसके कुल उत्पादन लागत के बीच का अंतर है। अल्पकाल इसका आशय उस समय अवधि से होता है जिसमें उत्पादन के कुछ कारकों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उत्पादन बंदी बिंदु अल्पकाल में यह औसत परिवर्तित लागत वक्र का न्यूनतम बिंदु होता है तथा दीर्घकाल में दीर्घकालीन औसत लागत वक्र का न्यूनतम बिंदु होता है। प्रतिस्थापन प्रभाव किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने और उपभोक्ता की आय को समायोजित करने पर उस वस्तु की इष्टतम मात्रा में परिवर्तन। जिससे वह उपभोक्ता उसी बंडल को खरीद सके जिसे वह कीमत में परिवर्तन होने के पहले खरीदता था, प्रतिस्थापन प्रभाव कहा जाता है। अधि सामान्य लाभ किसी फर्म के सामान्य लाभ से अधिक जो लाभ प्राप्त होता है उसे अधि सामान्य लाभ कहा जाता है। कुल लागत क्या होती है? कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तित लागत का योग होता है। कुल स्थिर लागत क्या होती है? कोई फर्म स्थिर आगतों को काम में लाने के लिए जिस लागत को लगाती है उसे कुल स्थिर लागत कहा जाता है। जैसे मान लो बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, ये सब स्थिर लागत होती है। कुल भौतिक उत्पाद कुल उत्पादन के समान है। कुल उत्पाद क्या होता है? अन्य सभी आगतों को स्थिर रखकर यदि किसी एक आगत में परिवर्तन किया जाता है तब उस आगत के विभिन्न स्तरों पर प्रयोग के लिए उत्पादन फलन से विभिन्न स्तरों के उत्पादन प्राप्त होते हैं। परिवर्तित आगतें और निर्गतों के बीच इस संबंध को कुल उत्पादक कहा जाता है। कुल प्रतिफल कुल उत्पाद के समान। कुल संप्राप्ति किसी फर्म द्वारा बेची गई वस्तु की मात्रा को वस्तु की बाजार कीमत से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को कुल संप्राप्ति कहा जाता है। कुल संप्राप्ति वक्र यह फर्म की कुल संप्राप्ति और फर्म के निर्गत स्तर के बीच के संबंध को दर्शाता है। कुल परिवर्तित लागत
परिवर्तित लागतों को काम में लाने के लिए किसी फर्म को जिस लागत का वहन करना होता है उसे कुल परिवर्तित लागत कहा जाता है। किसी कारक के सीमांत उत्पाद का मूल्य किसी कारक के सीमांत उत्पाद की कीमत से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल। परिवर्तित लागत क्या होती है? वह लागत जिसकी मात्रा में परिवर्तन किया जा सकता है। अब देखो, जहाँ तक मुझे लग रहा है शायद ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वह समष्टि वाला ठीक है, देखते हैं, फिर भी इसको देखेंगे। पर मेरा माना कि पिछले अगर 14 सालों में देखोगे, जो इन दोनों में से ना एक ही इम्पोर्टेंट है। आज जिसमें से इम्पोर्टेंट में से तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, परंतु जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसमें से पिछले 14 साल में मुझे नहीं लगता 4 क्वेश्चन भी आए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी ज़रूर पता होनी चाहिए कौन अपने लिए इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, फिर भी एक बार थोड़ा पढ़ लेंगे हल्का हल्का। मेरा माना कि एक बार तो पढ़ ही सकते हो, परंतु ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जो समष्टि है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको अच्छे से पढ़ना। इस एनसीईआरटी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक बार रुको, मैं उसको खोल के, चलो नहीं, वो देख लेंगे बाद में, पढ़ लेते हैं किसी भी इसको थोड़ा बहुत हल्का हल्का, परंतु ठीक है। किसी भी समाज के विषय में सोचिए। समाज में लोगों को खाना चाहिए, वस्त्र, घर, सड़क व रेल सेवाओं जैसे यातायात के साधनों, डाक सेवाओं तथा चिकित्सा, अध्यापकों जैसी बहुत सी वस्तुओं तथा सेवाओं की प्रतिदिन जीवन में आवश्यकता होती है। वास्तव में किसी व्यक्ति विशेष को जिन जिन वस्तुओं या सेवाओं की आवश्यकता होती है उनकी सूची इतनी लंबी है कि मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि समाज में किसी भी व्यक्ति के पास वे सभी वस्तुएं नहीं होती जिनकी उसे आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति जितनी वस्तुओं या सेवाओं को उपभोग करना चाहता है उनमें से कुछ ही उसे उपलब्ध होती है। एक कृषक परिवार के पास भूमि का टुकड़ा, थोड़ा अनाज, कृषि के उपकरण, शायद एक जोड़ भेल तथा परिवार के सदस्यों की श्रम सेवा हो सकती है। एक बुनकर के पास धागा, कुछ कपास तथा कपड़ा बनने के काम में आने वाले उपकरण हो सकते हैं। स्थानीय विद्यालय के अध्यापिका के पास छात्रों को शिक्षित करने के लिए आवश्यक कौशल होता है। हो सकता है कि समाज के कुछ अन्य व्यक्तियों के पास उनके अपने श्रम के सिवाय और कोई भी संसाधन न हो। इनमें से हर निर्णायक इकाई अपने पास उपलब्ध संसाधनों को उपयोग में लाकर कुछ वस्तुओं व सेवा का उत्पादन कर सकती है तथा अपने उत्पाद के एक अंश का प्रयोग अनेक ऐसी अन्य वस्तुओं व सेवाओं को प्राप्त करने के लिए कर सकती है जिनकी उसे आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, कृषक परिवार अनाज के उत्पादन के बाद उसे एक अंश का उपयोग उपभोग के लिए कर सकता ताकि बाकी के लिए उत्पाद का विनिमय करके वस्त्र, आवास में विभिन्न सेवाएं प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे देखो थोड़ा बहुत, वस्तुओं से विशेष मतलब वस्तुओं का मतलब क्या होता है? वस्तुओं से विशेष अभिप्राय भौतिक मूर्त वस्तु जिनका उपयोग लोगों की इच्छाओं तथा आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए किए जाने से। वस्तु शब्द और सेवाएं शब्द के अर्थ भेद के स्पष्ट जानना चाहिए। सेवाओं से हमें इच्छाओं तथा आवश्यकताओं की पूर्ति से पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होती है। खाद्य पदार्थ तथा वस्तुओं की तुलना में हम उन कार्यों पर ध्यान दे सकते हैं जो चिकित्सक तथा अध्यापक हमारे लिए करते हैं। खाद्य पदार्थ और वस्तु जो ऐसी सेवाओं के वस्तुओं के उदाहरण हैं जो और चिकित्सक और अध्यापकों के कार्य सेवाओं के उदाहरण। तो ये अच्छा है। व्यक्ति विशेष से हमारा अभिप्राय अपना निर्णय लेने में सक्षम इकाई से। यह निर्णय लेने में सक्षम इकाई कोई एक अकेला व्यक्ति अथवा परिवार, समूह, फर्म अथवा कोई संगठन हो सकता है। संसाधनों से हमारा अभिप्राय उन वस्तुओं तथा सेवाओं से है जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं को उत्पादन करने में होता है, जैसे भूमि, श्रम, औजार तथा मशीनें इत्यादि। तो थोड़ा बेसिक क्वेश्चन याद रखने यहाँ से बनेंगे, देखना मैं बताऊँगा। इसी प्रकार बुनकर सूते धागे से जो वस्त्र बनाता है उनका विनिमय करके आवश्यकता अनुसार वस्तुएं तथा सेवाएं प्राप्त कर सकता है। अध्यापिका विद्यालय में छात्रों को पढ़ाकर रुपये कमा सकती है जिनका उपयोग वह उन वस्तुओं तथा सेवाओं को प्राप्त करने में कर सकते हैं जिनकी उसे आवश्यकता है। मजदूर भी किसी अन्य व्यक्ति के लिए कार्य करके जो कुछ धन कमाता है उससे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस प्रकार हर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग कर सकता है। अतः सब लोग मानते हैं कि व्यक्ति की आवश्यकताएं जितनी अधिक होती है उनकी पूर्ति के लिए उसके पास असीमित संसाधन नहीं होते। यहाँ कृषक परिवार जितना अनाज पैदा कर सकता है उसकी मात्रा में उसे प्राप्त संसाधनों की मात्रा द्वारा नियंत्रित होती है। इस कारण इस अनाज के बदले में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की जो मात्रा वह प्राप्त करता है वह भी सीमित होती है। इसके परिणाम स्वरूप वह परिवार अपने लिए उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं में से कुछ का चयन करने के लिए बाध्य हो जाता है। वह अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं को त्याग करके वांछित वस्तुएं तथा सेवाएं अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि एक परिवार बड़ा घर लेना चाहता है तो उसे कुछ और एकड़ खेती योग्य जमीन खरीदने का अपना विचार त्याग देना होगा। यदि उसे बच्चों के लिए उत्तम शिक्षा चाहिए तो उसे जीवन की कुछ विलासिताओं को त्यागना पड़ सकता है। समाज के अन्य व्यक्तियों के संदर्भ में भी यही बात लागू होती है। सभी को संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है और इसलिए प्रत्येक को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों का उत्कृष्ट प्रयोग करना पड़ता है। तो ये चीज़ याद रखना। देखो ना, ये धीरे धीरे एनसीईआरटी यही खासियत होती है कि वो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट सिखाता है आपको। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है।
सामान्यतः समाज का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में संलग्न रहता है तथा उसे ऐसी कुछ वस्तुओं तथा सेवाओं से संयोजन की आवश्यकता होती है जिनमें से सभी उसके द्वारा उत्पादित नहीं होती। यह कहना अनावश्यक होगा कि किसी भी अर्थव्यवस्था में लोगों की सामूहिक आवश्यकताओं तथा उनके द्वारा किए गए उत्पादन के बीच सुसंगतता होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर हमारे कृषक परिवार तथा अन्य कृषि इकाइयों द्वारा पैदा किए गए अनाज की मात्रा इतनी अवश्य होनी चाहिए कि वह समाज के सदस्यों के सामूहिक उपभोग के लिए आवश्यक मात्रा के बराबर हो। यदि समाज के लोगों को अनाज की उतनी मात्रा की आवश्यकता नहीं है जितनी कृषक इकाइयाँ सामूहिक रूप से पैदा कर रही है, तो इन इकाइयों के पास उपलब्ध संसाधनों का उन वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है जिनकी मांग बहुत अधिक हो। इसके विपरीत यदि समाज में लोगों की अनाज की आवश्यकता कृषक इकाइयों द्वारा सम्मिलित रूप से उपजाए जाने वाले अनाज की मात्रा की तुलना में अधिक है, तो दूसरी वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए उपयोग में लाए जा रहे संसाधनों को पुनः विनिधान अनाज के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। मतलब वही बात है कि डिमांड सप्लाई वाली बात है। जैसे मान लो कि मार्केट में डिमांड बढ़ रही तो भाई सबाइश बात है, इसमें टमाटर की डिमांड बढ़ गई तो और टमाटर लगाने की जरूरत है ना। अब मान लो डिमांड कम होगी तो सबाइश बात है और चीज़ लगाओ जिसकी डिमांड बढ़ रहा हो। यह स्थिति उन वस्तुओं तथा सेवाओं के विषय में है जिस प्रकार व्यक्ति के पास संसाधनों की कमी होती है, उसी प्रकार समाज के लोगों के सामूहिक आवश्यकताओं की तुलना में समाज के पास उपलब्ध संसाधनों की कमी होती है। जो यहाँ पे संसाधन का मतलब बताया है, यहाँ हम मानकर चलते हैं कि समाज में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का उपयोग समाज के लोगों द्वारा किया जाता है तथा समाज के बाहर से कुछ भी प्राप्त होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन वास्तव में सच नहीं है। तथापि यह सामान्य रूप से जो बात कही जा रही है वह यह है कि वस्तु तथा सेवा के उत्पादन तथा उपभोग के बीच सुसंगतता का सिद्धांत किसी भी देश तथा संपूर्ण विश्व पर लागू होता है। मतलब स्वाभाविक बात, जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना कंजम्पशन होना चाहिए। अगर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, कंजम्पशन कम है, तभी दिक्कत है। या मान लो कि कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है, तो महंगाई आ जाएगी। तो ये चीज़ याद रखना। समाज के लोगों की पसंद और नापसंद को ध्यान में रखते हुए समाज के पास उपलब्ध सीमित संसाधनों का विनिधान विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए करना पड़ेगा। समाज के संसाधनों किसी भी रूप में विनिधान, तो इसका पढ़ेंगे नीचे जब पेज में, विनिधान करने के लिए फलस्वरूप विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के विशिष्ट संयोजन का उत्पादन होता है। इस प्रकार उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं को समाज के व्यक्तियों के बीच वितरित करना होगा। समाज के सामने सीमित संसाधनों का विनिधान तथा वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मिश्रण का वितरण, ये दो ऐसी मूल आर्थिक समस्याएं हैं जिनका समाज सामना करता है। समाज के परिप्रेक्ष्य में अर्थव्यवस्था की जो स्थिति ऊपर बताई गई है वस्तुतः वह उससे भी कहीं जटिल होती है। समाज के विषय में हमने अभी तक जो कुछ पढ़ा है, इसके संदर्भ में अर्थशास्त्र के कुछ ऐसे मूलभूत विषय पर विचार करें जिनमें से कुछ का अध्ययन हम अधोपन पुस्तक क्रम में करेंगे, मतलब उसमें करेंगे। जो दूसरी है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है। अब ये देखो, मेंस में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, यहाँ से पूछा भी है, क्वेश्चन दिया है इसमें, अगर मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। वस्तु तथा सेवा का उत्पादन, विनिमय तथा उपभोग जीवन की आधारभूत आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक समाज को इन आधारभूत आर्थिक क्रियाकलापों के दौरान संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है तथा संसाधनों की यह कमी ही चयन की समस्या का जन्म देती है। अर्थव्यवस्था में इन दुर्लभ संसाधनों के उपयोग के लिए प्रतिस्पर्धी विकल्प होते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक समाज को यह निर्णय करना पड़ता है कि वह अपने दुर्लभ संसाधनों को किस प्रकार उपयोग करे। अर्थव्यवस्था की समस्या प्राय संक्षेप में इस प्रकार होती है। अब भाई स्वाभाविक सी बात है, जैसे मान लो किस चीज़ को उत्पादन करें, किस चीज़ के उत्पादन करने से फ़ायदा होगा, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए गवर्नमेंट जो है ये डाटा रखती है, भाई किस चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, क्या है, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। प्रत्येक समाज को निर्णय करना पड़ता है कि प्रत्येक संभावित वस्तुओं तथा सेवाओं में से किन किन वस्तुओं और सेवाओं को वह कितना उत्पादन करेगा। अधिक खाद्य पदार्थों, वस्तुओं या आवासों का निर्माण किया जाए तो अथवा विलासिता की वस्तुओं का अधिक उत्पादन किया जाए, कृषि जनित वस्तुओं का अधिक उत्पादन किया जाए या औद्योगिक उत्पादों तथा सेवाओं का, शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर अधिक संसाधनों का उपयोग किया जाए अथवा सैन्य सेवाओं के गठन पर, बुनियादी शिक्षा को बढ़ाने पर अधिक खर्च किया जाए उच्च शिक्षा पर, उपयोग की वस्तु अधिक मात्रा में उत्पादित की जाए, निवेशपरक वस्तुएं, मशीन आदि, जिससे भविष्य में उत्पादन तथा उपभोग में वृद्धि होगी। इस प्रकार की वस्तुएं कैसे उत्पादित की जाती है। तो इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे करते हैं। प्रत्येक समाज को निर्णय करना पड़ता है कि विभिन्न वस्तुओं सेवाओं से उत्पादन करते समय किस किस वस्तु या सेवा में किस किस संसाधन की कितनी मात्रा का उपयोग किया जाए, अधिक श्रम का उपयोग किया जाए अथवा मशीनों का, प्रत्येक वस्तु के उत्पादन के लिए उपलब्ध तकनीक में से किस तकनीक का अपनाया जाए। तो याद रखना, मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। संसाधनों के विनिधान से हमारे आशय यह है कि किस संसाधन की कितनी मात्रा का उपयोग मात्र प्रत्येक वस्तु तथा सेवा के उत्पादन के लिए ही किया जाता है। अब देखो आगे देखो, इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो स्वाभाविक सी बात, कंजम्पशन के लिए हो रहा है या आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो,
डिपेंड ये भी करता है। अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं की कितनी मात्रा किसे प्राप्त होगी। अर्थव्यवस्था के उत्पाद को व्यक्ति विशेष के बीच किस प्रकार विभाजित किया जाना चाहिए, किसकी अधिक मात्रा प्राप्त होगी तथा किसको कम। यह सुनिश्चित किया जाए अथवा नहीं कि अर्थव्यवस्था के सभी व्यक्तियों के उपभोग की न्यूनतम मात्रा उपलब्ध हो। क्या प्रारंभिक शिक्षा तथा बुनियादी स्वास्थ्य सेवा जैसी सेवाएं अर्थव्यवस्था के सभी व्यक्तियों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए। अतः प्रत्येक अर्थव्यवस्था की समस्या का सामना करना पड़ता है कि विभिन्न संभावित वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए दुर्लभ संसाधनों का विनिधान कैसे किया जाए और उन व्यक्तियों के बीच जो अर्थव्यवस्था के अंग है उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का वितरण किस प्रकार किया जाए। सीमित संसाधनों का विनिधान तथा अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण ही किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। तो थोड़ा ये चीज याद रखना। अब जो सीमांत उत्पादन संभावना क्या होती है। जिस प्रकार व्यक्तियों के पास संसाधनों का अभाव होता है उसी तरह कुल मिलाकर किसी अर्थव्यवस्था के संसाधन भी उस अर्थव्यवस्था में रहने वाले व्यक्तियों की सम्मिलित आवश्यकताओं को तुलना में सर्वदा सीमित होते हैं। दुर्लभ संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं तथा प्रत्येक समाज को यह निर्णय करना पड़ता है कि वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए प्रत्येक संसाधन कितनी मात्रा में उपयोग किया जाना है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक समाज को यह निर्णय लेना होता है कि विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए वो अपने दुर्लभ संसाधनों का विनिधान किस प्रकार करें। अर्थव्यवस्था के दुर्लभ संसाधनों के विनिधान से विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के विशिष्ट संयोग उत्पन्न होते हैं। उपलब्ध संसाधनों को कुल मात्रा के परिप्रेक्ष्य में उन संसाधनों का विभिन्न रूपों में विनिधान संभव है और उससे भी सभी संभावित वस्तुओं तथा सेवाओं के विभिन्न मिश्रणों को प्राप्त किया जा सकता है। उपलब्ध संसाधनों की मात्रा तथा उपलब्ध प्रौद्योगिकी ज्ञान के द्वारा उत्पादित की जा सकने वाली सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के सभी संभावित संयोगों के समूह को अर्थव्यवस्था का उत्पादन संभावना सेट कहा जाता है। अब देखो इसमें है ना इसी टाइप के ज़्यादा एग्जाम्पल है, इसलिए अब ये देखो पूरा एग्जाम्पल देके समझाया है इसमें, इसलिए ये एंसर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं फटाफट। देखो उत्पादन संभावनाएं क्या, जैसे संभावनाएं हैं और अनाज की भाई संभावना जब 0 कपास के 10 है तो इसकी संभावना 1 हो, इसके 9 होगा, तो आखिर में जाके संतुलन बढ़ने लग जाएगा, इसका कम होने लग जाएगा। एक ऐसी अर्थव्यवस्था को ले जो अपने संसाधनों का उपयोग करके अनाज या कपास का उत्पादन कर सकती है। तालिका 1.1 में अनाज तथा कपास के उन कुछ संयोगों को दर्शाया गया जिनका उत्पादन उस अर्थव्यवस्था में संभव है। वो तो कुछ भी सकता है, ये मान लो कि 5 हो, ये 5 हो, ये हो सकता है 6 हो, ये 4 हो, कुछ भी हो सकता है। जब इसके संसाधन पूर्णतः प्रयुक्त किए जाते हैं, सभी संसाधनों का उपयोग अनाज के उत्पादन पर किए जाने पर अनाज की अधिकतम संभावित उत्पादित मात्रा 4 इकाइयाँ है। और यदि सभी संसाधनों का उपयोग कपास के उत्पादन में किया जाए तो कपास की अधिकतम संभावित उत्पादन मात्रा 10 इकाइयाँ हो सकती है। इनकी बात कर रहा है। अर्थव्यवस्था में अनाज की 1 इकाई तथा कपास की 9 इकाइयाँ अथवा अनाज की 2 इकाई तथा कपास की 7 इकाइयाँ अथवा अनाज की 3 इकाइयाँ और कपास की 4 इकाइयाँ उत्पादित की जा सकती है। बहुत सी अन्य संभावनाएं भी हो सकती है। रेखा चित्र 1.1 में अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावनाएं दर्शाई गई है। वक्र अथा उसके नीचे से कोई भी बिंदु अनाज तथा कपास के इस संयोग को दर्शाता है। समझ बात, जब कपास बढ़ाओगे तो अनाज कम होगा, अनाज कम होगा तो अनाज को बढ़ाओगे तो कपास कम होगा, तो ये वाला इन्वर्टेड बनता है। मतलब समझ बात है, दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप है, कपास अपॉन अनाज। जब आप कपास को बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिक अनाज कम हो जाएगा, जब आप अनाज को बढ़ाओगे तो कपास ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। जिसका उत्पादन अर्थव्यवस्था के संसाधनों द्वारा संभव है। यह वक्र कपास की किसी निश्चित मात्रा के बदले अनाज की अधिकतम संभावित उत्पादित मात्रा तथा अनाज के बदले कपास की मात्रा को दर्शाता है। इस वक्र को सीमांत उत्पादन संभावना कहते हैं। सीमांत उत्पादन संभावना अनाज तथा कपास के उन संयोगों को दर्शाता है जिनका उत्पादन अर्थव्यवस्था के संसाधनों को पूर्ण रूप से उपयोग करने पर किया जाता है। ध्यान दीजिए कि सीमांत उत्पादन संभावना के ठीक नीचे स्थित कोई भी बिंदु अनाज तथा कपास का यह संयोग दर्शाता है जो तब उत्पादित होता है जब सभी अथवा कुछ संसाधनों का उपयोग या तो पूरी तरह से नहीं किया गया हो अथवा उनका अपव्यय करते हुए किया गया हो। यदि दुर्लभ संसाधनों में से अधिक संसाधनों का उपयोग अनाज के लिए किया जाएगा तो कपास के उत्पादन के लिए कम संसाधन उपलब्ध होंगे। इसी तरह कपास को अपनाने पर अनाज के लिए कम संसाधन मिलेंगे। अतः यदि हम किसी एक वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करना चाहते हैं तो अन्य वस्तुओं की कम मात्रा प्राप्त की जा सकेगी। इस प्रकार एक वस्तु की कुछ अधिक मात्रा प्राप्त करने के बदले दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा को छोड़ना पड़ता है। इसे वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने की अवसर लागत कहते हैं। अभी तो ये पढ़ लो, अवसर लागत यूपीएससी क्वेश्चन पूछा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ध्यान दें कि अवसर लागत की संकल्पना व्यक्ति, विषय तथा समाज दोनों पर लागू होती है। यह संकल्पना अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा अर्थशास्त्र में व्यापक रूप से उपयोग ली जाती है। अर्थशास्त्र में इसके महत्व के कारण कभी कभी अवसर लागत को अधिक लागत भी कहा जाता है। जैसे मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ।
जैसे अभी कुंभ में देखो, वहाँ पे क्या था कि चाय भी मान लो जो नॉर्मली 5-10 रुपये की मिलती है वो 50 रुपये की मिल रही है। तो भाई वो उस टाइम का अवसर है, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं लोग। या मान के चलो आप, सब लोग मान लो यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, परंतु आपके पास एक पीवाईक्यू की अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप ये प्रोग्राम ज्वाइन करते हो तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा, तो आपका जो अवसर लागत तो बढ़ जाएगी ना, स्वाभाविक सी बात है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को अपने पास उपलब्ध अनेक संसाधनों में से किसी एक का चयन करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में बहुत सी उत्पादन संभावनाओं में से किसी एक का चयन करना ही अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन आर्थिक क्रियाकलाप की आधारभूत समस्या को या तो उन व्यक्तियों की निर्बाध अंतःक्रिया द्वारा किया जा सकता है जैसा कि बाजार में होता है, या सरकार जैसी केंद्रीय सत्ता द्वारा सुनिश्चित ढंग से किया जा सकता है। अब ये सकता वर्ड ये चीज़ समझो, यूपीएससी पीवाईक्यू में भी इस टाइप के वर्ड यूज करता है, ये इसके पीछे एक साइंस है। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था मतलब जब पूरा सेंट्रल ही योजना बनाए, प्लान करे। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकार या केंद्रीय सत्ता उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है। वस्तु और सेवा के उत्पादन, विनिमय तथा उपभोग से संबंध सभी महत्वपूर्ण निर्णय सरकार द्वारा किए जाते हैं। वह केंद्रीय सत्ता संसाधनों का विशेष रूप से विनिधान करके वस्तुओं एवं सेवा को अंतिम सहयोग प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं, जो पूरे समाज के लिए वांछनीय है। उदाहरणों के लिए यदि यह पाया जाता है कि कोई ऐसी वस्तु अथवा सेवा जो पूरी तरह अर्थव्यवस्था की सुख समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसे शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा, जिसका व्यक्ति द्वारा स्वयं पर्याप्त मात्रा में उत्पादित नहीं किया जा रहा है, तो सरकार उन्हें ऐसी वस्तु तथा सेवा को उपयुक्त मात्रा में उत्पादन करने के लिए प्रेरित कर सकती है, या फिर सरकार स्वयं ऐसी वस्तु तथा सेवा को उत्पादन करने का निर्णय कर सकती है। दूसरे परिप्रेक्ष्य में यदि कुछ लोगों को अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तु तथा सेवाओं का अंतिम मिश्रण का इतना कम अंश प्राप्त हो कि उनका जीवित रहना ही दांव पर लग जाए, तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय सत्ता हस्तक्षेप करके सभी को वस्तु तथा सेवाओं के अंतिम मिश्रण का निश्चित हिस्सा देने का कार्य कर सकती है। अब देखो, बाजार अर्थव्यवस्था, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है इसमें जहाँ से क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने। मैंने मोस्टली देखा है कि इन एनसीईआरटी को पढ़ता नहीं है कोई। पढ़ने वाले ठीक है 9th 10th 11th पढ़ लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए, ध्यान से देखना, देखेंगे आपको। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विपरीत बाजार अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण बाजार की स्थितियों के अनुसार होता है। अर्थशास्त्र के अनुसार बाजार एक ऐसी संस्था है जो अपने आर्थिक क्रियाकलापों का अनुसरण करने वाले व्यक्ति को निर्बाध अंतःक्रिया प्रदान करती है। दूसरे शब्दों में बाजार अर्थव्यवस्था को ऐसा समुच्चय है जहां आर्थिक अभिकर्ता मुख्य रूप से अपने धन अथवा अपने उत्पादों को परस्पर निर्बाध आदान प्रदान कर सकते हैं। जैसे बड़ा सिंपल सा सोचो कि अगर मान लो सरकार जैसे डिसाइड कर देती है, जैसे पेट्रोल का इनका मान लो पहले करती थी, आजकल तो इनको मार्केट पर छोड़ दिया गया। जिसमें गेहूँ का है, सरकार बोले 40 रुपये किलो, तो ज़्यादा कोई नहीं बेचेगा। अब तुम किसी दुकान पे जाओ तो सबाई से मोल भाव करने की जरूरत नहीं है, तो मेरे जाओ पैसा पकड़ाओ। परंतु वही है कि मान लो सरकार डिसाइड नहीं करे तो आपका जो मोल भाव है उसका भी बढ़ता है कि आपकी कितनी बार्गेनिंग कैपेसिटी है। यहाँ यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि अर्थशास्त्र में प्रयुक्त बाजार शब्द बाजार के स्वरूप से भिन्न है जैसा हम उसे आमतौर पर समझते हैं। विशेष रूप से आप इस बाजार के विषय में जो सोचते हैं उसको कुछ भी लेना देना नहीं है। वस्तुओं को खरीदने तथा उनके विक्रय के लिए व्यक्ति एक दूसरे से किसी वास्तविक भौतिक स्थल पर भी मिल सकते हैं अथवा नहीं भी। क्रेताओं तथा विक्रेताओं के बीच क्रियाकलाप विभिन्न परिस्थितियों में संभव, जैसे गांव के चौक पर या शहर के सुपर बाजार में, अथवा वैकल्पिक रूप से क्रेता और विक्रेता टेलीफोन तथा इंटरनेट द्वारा वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। जैसे ये स्वाभाविक सी बात है ना, जैसे मान लो कि आजकल ऑनलाइन कोचिंग है, ऑफलाइन भी कोई ले सकता है, ऑनलाइन भी ले सकता है, तो वैसे ही बिजनेस का बाजार का हो गया। बाजार आ तुम ऑफलाइन जाके भी खरीद सकते जूता, अपन ऑनलाइन भी खरीद सकते, तो उसी के बारे में बता रहे हैं। बाजार का स्पष्ट लक्षण वह व्यवस्था है जिसमें लोग निर्बाध रूप से वस्तुओं को खरीदते और विक्रय करने का काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, मार्केट वही होता है जहाँ खरीदा बेचा जाता है। किसी भी तंत्र के सुचारू रूप से संचालन के लिए अनिवार्य कि उस तंत्र के विभिन्न घटकों के कार्यों में समन्वय हो, अन्यथा अव्यवस्था हो सकती है। शायद आप जानना चाहेंगे कि वह कौन सी शक्ति है जो बाजार तंत्र में करोड़ों अलग अलग व्यक्तियों की क्रियाओं में समन्वय स्थापित करती है। बाजार व्यवस्था में प्रत्येक वस्तु तथा सेवा की एक तय कीमत होती है जिस पर क्रेता एवं विक्रेता में सहमति होती है। क्रेता तथा विक्रेताओं को परस्पर इसी कीमत पर विनिमय होता है। औसतन समाज किसी वस्तु तथा सेवा का जैसा मूल्यांकन करता है, कीमत उसी मूल्यांकन पर निर्धारित होती है। कितना एक्सपीरियंस होता है सोचो, ग्राहक जो है एक्चुअल आइडिया, जैसे यहाँ कोई भी दिल्ली मार्केट में जाओगे तो मान लो कोई चीज़ 1400 रुपये बता रहे हैं। अब जो एक्सपर्ट होगा उसको पता है कि 300 रुपये की चीज़ है।
यदि क्रेता किसी वस्तु की अधिक मात्रा की मांग करते तो उस वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी। यह उस वस्तु के उत्पादकों को संकेत देता है कि वे उस वस्तु की जिस मात्रा का उत्पादन कर रहे हैं समाज उसकी अधिक मात्रा की आवश्यकता है। इस पर उत्पाद उस वस्तु का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें बाजार में सभी व्यक्तियों को महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करती है। इससे बाजार तंत्र में समन्वय स्थापित होता है। अतः बाजार तंत्र में उन केंद्रीय समस्याओं का समाधान किस वस्तु की का और किस मात्रा में उत्पादन किया जाना है कीमत के इन्हीं संकेतों के द्वारा आर्थिक क्रियाकलापों के समन्वय से होता है। अब यहाँ पर संस्था को डिफाइन किया। संस्था को प्राय किसी ऐसे संगठन के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। सभी अर्थव्यवस्थाएं वास्तव में मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं होती है जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं तथा आर्थिक क्रियाकलाप प्राय बाजार द्वारा ही किए जाते हैं। अंतर केवल इतना है कि आर्थिक क्रियाकलापों के देश के निर्धारण में सरकार की भूमिका कितनी अधिक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की भूमिका न्यूनतम होती है। 20वीं सदी की लंबी अवधि तक केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का निकटतम उदाहरण चीन है। भारत में स्वतंत्रता के 50 सरकार ने देश की आर्थिक क्रियाकलापों के नियोजन में प्रमुख भूमिका निभाई है। तथापि पिछले 2 दशकों से भारतीय अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका बहुत हद तक कम हो गई है। इसलिए तो जैसे होता है डिसइन्वेस्टमेंट करना होता है, सरकार वो कर रही है ना। नहीं, पहले सरकार होटल भी चलाती थी, सब चलाती थी, पर अब सरकार धीरे धीरे इन चीज़ों से बाहर निकल रही है। सकारात्मक तथा आदर्शक अर्थशास्त्र। यह पहले ही सैद्धांतिक रूप से उल्लेखित किया जा चुका है कि किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या सुलझाने के लिए एक से अधिक विधियाँ होती हैं। ये भिन्न भिन्न क्रियाविधियाँ सामान्यतः इन समस्याओं के लिए भिन्न भिन्न समाधान प्रस्तुत कर सकती है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में संसाधनों के विनिधानों में अंतर हो सकता है और उत्पादित वस्तु तथा सेवाओं के अंतर मिश्रण के विनिधान में भी अंतर हो सकता है। इस कारण यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि इन वैकल्पिक क्रियाविधियों में से कौन सी क्रियाविधि किस अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सामान्यतः अधिक अच्छी रहेगी। अर्थशास्त्र में हम विभिन्न क्रियाविधियों का विश्लेषण करते हैं तथा इनमें से प्रत्येक क्रियाविधि के उपयोग से होने वाले संभावित परिणामों का विश्लेषण करने का प्रयत्न करते हैं। हम इन क्रियाविधियों को मूल्यांकन करने के लिए यह अध्ययन भी करते हैं कि उनसे होने वाले परिणाम कितने अनुकूल होंगे। प्राय सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण तथा आदर्शक आर्थिक विश्लेषण में इस आधार पर अंतर किया जाता है कि क्या हम किसी क्रियाविधि के अंतर्गत होने वाले कार्य को पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं अतः उसका मूल्यांकन करने का। सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत हम यह अध्ययन करते हैं कि विभिन्न क्रियाविधियाँ किस प्रकार कार्य करती है, जबकि आदर्श आर्थिक विश्लेषण में हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि विधियाँ हमारे अनुकूल भी है भी या नहीं। तथापि सकारात्मक तथा आदर्शक आर्थिक विश्लेषण के मध्य यह अंतर पूर्णतः स्पष्ट नहीं है। सकारात्मक तथा आदर्शक विषय केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के अध्ययन में निहित हुए सकारात्मक और आदर्शक पहलू या प्रश्न जो एक दूसरे से अत्यंत निकट से संबंधित है तथा उनमें से किसी को पूर्णतः अपेक्षा करके अथवा अलग करके दूसरे के ठीक से समझ पाना संभव नहीं होता है। अब जो व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र, तो ये चैप्टर इंट्रोडक्शन है दोनों एनसीईआरटी का, तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। परंपरागत रूप से अर्थशास्त्र के विषय वस्तु का अध्ययन 2 व्यापक शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो ये एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, समष्टि अर्थशास्त्र जो अपन अगली पढ़ेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम बाजार में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न आर्थिक अभिकर्ताओं के व्यवहार का अध्ययन करके ये जानने का प्रयास करते हैं कि बाजारों में व्यक्तियों की अंतःक्रिया द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्राएं और कीमतें किस प्रकार निर्धारित होती हैं। इसके विपरीत समष्टि अर्थशास्त्र में हम कुल निर्गत, रोजगार तथा समग्र कीमत स्तर आदि समग्र उपायों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए पूरी अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि समग्र उपायों के स्तर किस प्रकार निर्धारित होते हैं तथा उनमें समय के साथ परिवर्तन किस प्रकार आता है। समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार है। अर्थव्यवस्था में कुल निर्गत का स्तर क्या है? कुल निर्गत निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? कुल निर्गत में समय के साथ किस प्रकार की वृद्धि होती रहती है? क्या अर्थव्यवस्था के संसाधनों, उदाहरण के लिए श्रम का पूर्ण रूप से उपयोग किया जा रहा है? संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग न होने के क्या कारण है? कीमतों में वृद्धि क्यों होती है? अतः जिस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र में विभिन्न बाजारों का अध्ययन किया जाता है वैसा ही समष्टि अर्थशास्त्र में नहीं है। समष्टि अर्थशास्त्र में हम अर्थव्यवस्था के कार्य निष्पादन के समग्र अथवा समष्टिगत उपायों के व्यवहार का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। इस पुस्तक की क्या योजना है? एक इंट्रोडक्शन चैप्टर, कोई काम का है नहीं। यह पुस्तक आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र के आधारभूत विचारों से परिचित कराएगी। इस पुस्तक में हम इस वस्तु के व्यक्तिगत उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों के व्यवहार का अध्ययन करते हुए इस बात का विश्लेषण करेंगे कि एक वस्तु के लिए बाजार में कीमत तथा मात्रा का निर्धारण किस प्रकार होता है। दूसरे अध्याय में हम उपभोक्ताओं के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। तीसरे अध्याय में उत्पादन तथा लागत के आधारभूत विचारों पर चर्चा की जाएगी। चौथे अध्याय में उत्पादक के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। 5वें अध्याय में यह अध्ययन करेंगे किसी वस्तु के लिए पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में कीमत तथा मात्रा का निर्धारण किस प्रकार होता है।
छठे अध्याय में बाधा के कुछ अन्य स्वरूपों का अध्ययन भी प्रस्तुत किया गया। अब देखिए इंट्रोडक्शन चैप्टर है, ये कुछ ज़्यादा, ये एनसीईआरटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, जो समष्टि होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अपन इसको कंप्लीट करते हैं। उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत क्या होता है, मतलब भाई कंज्यूमर कैसे, प्राइस बढ़ता है तो कैसे रिएक्ट करता है, प्राइस कम हो जाता है तो कैसे रिएक्ट करता है। तो यही होता है कि आप कंज्यूमर के बिहेवियर का अगर स्टडी करते हो तो उसे पता लग जाता है कि इकोनॉमी बूम कर रही है, क्या है। जैसे अभी शेयर मार्केट गिर रहा है तो इसका मतलब स्वाभाविक सी बात है मार्केट का अपने को वो रुझान पता लग रहा है। तो वही चीज़ है ये। इस अध्याय में हम एक व्यक्तिगत उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। उपभोक्ता के निर्णय करना होता है कि वो अपनी आय की विभिन्न वस्तुओं पर किस प्रकार व्यय करे। अर्थशास्त्री चुनाव की समस्या कहते हैं। अतः स्वाभाविक रूप से कोई भी उपभोक्ता वस्तुओं के ऐसे संयोजन को प्राप्त करना चाहेगा जो अधिकतम संतोष प्रदान करता है। यह सर्वोत्तम संयोग क्या है, ये उपभोक्ता की रुचि और वह कितना व्यय कर सकता है वस्तुओं की कीमतों और उसकी आय पर निर्भर करता है। यह अध्याय उपभोक्ता व्यवहार को समझाने वाले दो भिन्न सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है। प्रारंभिक संकेतन अथवा अभिग्रह। उपभोक्ता सामान्य रूप से बहुत सी वस्तुओं को उपभोग करता है, परंतु सरलीकरण के लिए हम उपभोक्ता की चयन समस्या पर ऐसी स्थिति में विचार करेंगे जहां केवल दो ही वस्तुएं हो। हम इन दो वस्तुओं को केला तथा आम कहेंगे। दोनों वस्तुओं की मात्रा कोई भी सम्मिलित राशि को उपभोक्ता बंडल तथा संपेक्ष में बंडल भी कह सकते हैं। सामान्यतः हम केले की मात्रा को व्यक्त करने के लिए x1 परिवर्तित और आम की मात्रा को व्यक्त करने के लिए x2 परिवर्तित उपयोग करेंगे। x1 और x2 धनात्मक शून्य हो सकते हैं। x1 x2 का तात्पर्य है कि केला की x1 मात्रा तथा आम की x2 मात्रा है। x1 तथा x2 की किसी विशेष मूल्य के लिए x1 x2 हमें एक विशेष बंडल प्रदान करते हैं। उदाहरणतः मान लो कि 5 आम हो गए, x1 क्या है केला, 5 केला 10 आम में केले की 5 इकाई और आम की 10 इकाई है। बंडल 10 5 में केले की 10 इकाई है और आम की 5 इकाई है। ऐसे कर करके कंफ्यूज करेगा बहुत, इसलिए बता रही ज़्यादा काम की नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। वस्तु शब्द का प्रयोग सर्वथा वस्तु तथा सेवा दोनों के लिए किया गया है। यह धारणा की वस्तु केवल दो ही है विश्लेषण को सरल कर देती है। सरल आरेखों के जरिए महत्वपूर्ण संकल्पनाओं को समझने में सहायक है। उपयोगिता। सामान्यतः उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए अपनी मांग का अनुमान उस उपयोगिता तो संतोष के आधार पर लगाता है जो वह उससे प्राप्त करता है। उपयोगिता क्या है, एक वस्तु की उपयोगिता उसकी किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है। वस्तु की जितनी ज़्यादा आवश्यकता होती है अथवा उसको प्राप्त करने की जितनी ज़्यादा इच्छा होती है उस वस्तु से उतनी अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो चॉकलेट पसंद करता है उसे एक चॉकलेट से अधिक उपयोगिता प्राप्त होगी। उस व्यक्ति को किसी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता स्थान व समय के साथ भी बदल सकती है। जैसे एक रूम हीटर से मिलने वाली उपयोगिता इस बात पर निर्भर करेगी वह व्यक्ति लद्दाख में अथवा चेन्नई में अथवा गर्मी का मौसम है या ठंड का मौसम है। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण की मान्यता की उपयोगिता के स्तर को संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कमी से प्राप्त उपयोगिता को माप सकते हैं और कहे कि यह कमीज मुझे 50 इकाई उपयोगिता प्रदान करती है। आगे चर्चा करने से पूर्व यह उपयोगी होगा कि हम उपयोगिता के दो महत्वपूर्ण मापों को समझें। उपयोगिता के उपाय क्या है। कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिता का योग है जो किसी वस्तु x को दी गई मात्रा का उपयोग करने से प्राप्त होती है। वस्तु x की अधिक मात्रा उपभोक्ता को अधिक संतोष प्रदान करती है, अतः टोटल यूटिलिटी बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब वही हो गया। वस्तु के उपभोग की गई मात्रा पर निर्भर करती है, अतः टोटल यूटिलिटी वस्तु x n की इकाइयाँ उपभोग से प्राप्त कुल उपयोगिता होती है। सीमांत उपयोगिता क्या होती है। सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन जो वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए 4 किलो से हमें 28 इकाई कुल उपयोगिता प्राप्त होती है और 5 किलो से कुल उपयोगिता 30 इकाई मिलती है। स्पष्ट है कि 5वें केले के उपभोग से कुल उपयोगिता कितनी बढ़ी, 2 इकाई बढ़ी। ठीक है, इसलिए 5वें केले की सीमांत उपयोगिता कितनी होगी, 2 इकाई हो गई। तो ये देखो अभी पता नहीं कौन सा मैथ यूज करेगा, ठीक है नॉर्मल है। ठीक है, टोटल यूटिलिटी 5वें की कितने निकालें। साधारण रूप में ये फॉर्मूला हो जाता है जहाँ n का अर्थ वस्तु की nth इकाई। कुल उपयोगिता में सीमांत उपयोगिता को निम्न तरीके से संबंधित किया जा सकता है, इसे टोटल जोड़ के भी अपन निकाल सकते हैं। सरल रूप से इसका अर्थ है कि केलों की n इकाइयों के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता सीमांत उपयोगिता प्रथम केला mu1, सीमांत उपयोगिता द्वितीय केले mu2 और इसी प्रकार nth इकाई तक का कुल योग है। तालिका यहाँ पे दिया है, तालिका ये रहा, ठीक है पढ़ लो, ऐसे कोई काम का नहीं है ये। एक वस्तु की विभिन्न मात्राओं के उपभोग से मिलने वाली सीमांत तथा कुल उपयोगिता के मूल्यों के एक काल्पनिक उदाहरण को दिखाती है। सामान्यतः देखा जाता है कि सीमांत उपयोगिता वस्तु के उपयोग में वृद्धि के साथ गिर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक वस्तु की कुछ मात्रा उपलब्ध हो जाने पर उपभोक्ता की उस वस्तु और अधिक प्राप्त करने की इच्छा कम हो जाती है। तालिका रेखा चित्र में इसी को दिखाया गया है। देखिए mu3 mu2 से कम है, अब यहाँ पे दिखा है mu3 जो है mu2 से कम है।
सीमांत उपयोगिता में। आप यह भी देख सकते हैं कि कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है लेकिन घटती हुई दर पर। किसी वस्तु के उपयोग की मात्रा में परिवर्तन के फलस्वरूप कुल उपयोगिता में वृद्धि की दर उसकी सीमांत उपयोगिता की आई है। यह सीमांत उपयोगिता वस्तु की उपभोग मात्रा में वृद्धि के साथ गिरती जाती है, 12, 6, 6, 4 और इसी प्रकार आगे। तो देखो, एक वस्तु की विभिन्न मात्रा को उपभोग से प्राप्त सीमांत तथा कुल उपयोगिता के मूल्य दिए गए हैं। इस वाला उसकी कुल उपयोगिता इतनी है, ठीक है। जब उसकी उपयोगिता बढ़ती जाएगी तो याद रखना सीमांत जो है उपयोगिता वो कम होती जाएगी। बस यही चीज़ है, इसमें वही दिखाई दे रहा है। किसी वस्तु की विभिन्न मात्रा में उपभोग से प्राप्त सीमांत और कुल उपयोगिता के मूल्य वस्तु के उपभोग में वृद्धि के साथ सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। बस ये थोड़ा याद रखना, कुछ ही नहीं है। यह निष्कर्ष ह्रासमान उपयोगिता नियम से निकलता है। ह्रासमान उपयोगिता नियम बताता है कि जैसे जैसे अन्य वस्तुओं के उपयोग को स्थिर रखते हुए किसी वस्तु के उपभोग को बढ़ाया जाता है तो वस्तु की हर अगली इकाई के उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता गिरती जाती है। एमयू उस बिंदु पर शून्य हो जाता है जब टीयू स्थिर हो रहता है। यह दिए गए उदाहरण में 5वीं इकाई के उपभोग पर टीयू अपरिवर्तित रहता है, अतः MU 5 0 है। इसके 50 टीयू गिरने लगता है और MU ऋणात्मक हो जाती है। यहाँ पे देखो ये वाला, अब ये से नीचे जाओगे तो नेगेटिव होने लग जाएगा। एक वस्तु की दशा में मांग वक्र की उत्पत्ति। ह्रासमान उपयोगिता नियम। किसी वस्तु की मांग वक्र का गणनावाचक विश्लेषण के द्वारा बनाया जा सकता है। मांग क्या है तथा मांग वक्र क्या है? वस्तु की मात्रा जिसे एक उपभोक्ता दिए गए वस्तु मूल्य और आय पर खरीदने के लिए इच्छुक एवं समर्थ है, उस वस्तु की मांग कहते हैं। वस्तु X की मांग X वस्तु की समय की कीमत के अतिरिक्त अन्य वस्तु की कीमतें प्रतिस्थापन व पूरक वस्तुएं। याद करना, यूपीएससी ने इस टाइप का ये टर्मिनोलॉजी पूछा है। जैसे मान लो, ध्यान से, अगर आप चाय पी रहे हो, ठीक है, उसी जगह कॉफ़ी मिलना लग जाए तो अब सवाल की बात है, चाय की जगह कॉफ़ी पीने लग जाओगे तो ये चाय को क्या कर दिया, इसने रिप्लेस कर दिए। तो वही होता है, याद रखना। पूरक वस्तुएं क्या होती है? सप्लीमेंट होती है। जैसे मान लो कि आप चाय बनाने में किसका यूज़ करते हो? चीनी। चीनी की जगह आप गुड़ का भी यूज़ कर सकते हो। उपभोक्ता की रुचि और वरीयता जैसे कारकों पर निर्भर करती है। मांग वक्र एक वस्तु की विभिन्न कीमतों पर मांगे जाने वाली मात्राओं की रेखाएं प्रस्तुत करती है। जो एक उपभोक्ता किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए इच्छुक है, अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतों को और उपभोक्ता की आय को स्थिर रखते हैं। तो ये चीज़ याद रखना कि जैसे जैसे मात्रा बढ़ती है तो वस्तु की कीमत कम हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। मतलब सीधा डिमांड सप्लाई में भी यही बात होती है। जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई मान लो कम है, ध्यान समझना ये चीज़, तो प्राइस बढ़ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। जब मान लो कि डिमांड बहुत कम है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो प्राइस जो है ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो इनका मैकेनिज्म क्या होता है भाई? अगर मान लो डिमांड बहुत ज़्यादा है तो सप्लाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दो, तभी प्राइस स्टेबल होगा, ठीक है। फिर सरकार अगर मान लो सप्लाई नहीं बढ़ा पा रहे हो तो फिर क्या करेगी? एक आजकल सरकार मैकेनिज्म अपनाती है कि इससे ज़्यादा मार्केट में नहीं बेच पाओगे। इस तरीके होते हैं। एक वस्तु का किसी एक व्यक्ति का वस्तु X के लिए विभिन्न कीमतों पर उसके काल्पनिक मांग वक्र को प्रदर्शित करता है। मात्राओं को क्षैतिज अक्ष तथा कीमतों को ऊर्ध्वाधर पक्ष पर दिखाया गया है। इसकी बात कर रहा है। नीचे की ओर ढलवा मांग वक्र प्रदर्शित करता है कि नीचे मूल्य पर एक व्यक्ति X वस्तु की अधिक मात्रा खरीदने का इच्छुक है तथा उच्च मूल्य पर वह वस्तु की कीमत तथा मांगी जाने वाली मात्रा के बीच ऋणात्मक संबंध इसे मांग का नियम कहते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, जब देखो, ध्यान देखना, जब टमाटर की मांग बहुत ज़्यादा है, डिमांड मान लो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और उसकी सप्लाई जो है बहुत कम है, तो स्वाभाविक सी बात है प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ेंगे, ठीक है। और वहीं जब मान लो सप्लाई ज़्यादा है, मांग कम है, तो ऑटोमेटिक प्राइस जो है डाउन होंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ दर्शाएगी कि जब किसी चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा होती है तो ऑटोमेटिक मात्रा क्या हो जाती है। जैसे मान लो जब प्याज 120 रुपये किलो हो गया था तो लोग क्या है, जिसमें खुद मैं बता रहा हूँ, बस स्वाभाविक सी बात है, फिर अपन क्या करेंगे, आधा किलो प्याज से काम चलेंगे, आधे प्याज से सब्जी बनाएंगे। वहीं अगर मान लो कि प्याज सस्ते हो जाते हैं तो अपन 2 किलो प्याज भी खरीद लेते हैं। तो वो वाली बात होती है, इसी को मांग नियम कहते हैं। और इस पर देखो, मैं फिर बताऊँ, बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बने। नीचे की ओर ढलवा मांग वक्र की स्पष्टीकरण ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के विचार पर आधारित है। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम बताता है कि वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई का कम सीमांत उपयोगिता प्रदान करती है, इसलिए व्यक्ति प्रत्येक अगली इकाई के लिए उतना ही देने के लिए इच्छुक नहीं होगा। इस कारण मांग वक्र नीचे की ओर ढलवा वक्र होता है। X वस्तु की ₹40 प्रति इकाई कीमत पर व्यक्ति की X वस्तु की 5 इकाइयों की मांग थी। वस्तु की छठवीं इकाई 5वीं इकाई से कम महत्व की होगी। व्यक्ति छठी इकाई की तभी खरीदेगा जब कीमत ₹40 प्रति इकाई से नीचे गिर जाए। अतः ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम यह स्पष्ट करता है कि मांग वक्रों का ऋणात्मक दाम क्यों होता है। अब एक कर्मवाचक उपयोगिता विश्लेषण, इसमें क्या है, जैसे मान लो कि आम और केला है। अब मान लो आपको आम ज़्यादा पसंद है पर वो महंगा हो जाता है तो आप केला खाने लग जाओगे, और केला दाम बढ़ गए तो अगर आम सस्ते हो तो आम खाने लग जाओगे। अनादिमान वक्र मतलब एक अनादिमान वक्र उन सभी बिंदुओं को भी प्रतिनिधित्व करने वाले बंडलों को जिनकी उपयोगिता तटस्थ समझता है, उपभोक्ता तटस्थ समझता है और उन्हीं को जोड़ता है।
ये वो वाला चीज़ है। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण समझने में सरल है, लेकिन उपयोगिता का संख्याओं के रूप में परिमाणन इसका एक बड़ा दोष है। वास्तविक जीवन में हम उपयोगिता को संख्याओं के रूप में कभी व्यक्त नहीं करते हैं। अधिक से अधिक हम कम या अधिक उपयोगिता के आधार पर क्रम दे सकते हैं। दूसरे शब्दों में उपभोक्ता उपयोगिता की संख्याओं में नहीं मापता है, यद्यपि वह विभिन्न उपभोक्ता बंडलों को क्रम देता है। यही क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण प्रसंग का प्रारंभिक बिंदु है। बंडलों के सेट में उपभोक्ता के अभिमानों का चित्र द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है। हम पहले ही देख चुके हैं कि एक उपभोक्ता का उपलब्ध बंडलों को एक द्वितीय चित्र द्वारा दिखाया जा सकता है। बिंदुओं को जो उपभोक्ता का समान उपयोगिता है प्रदान करने वाले बंडलों का प्रतिनिधित्व करते हैं को रेखाचित्र 2.3 में दिखाए गए वक्र को प्राप्त करने के लिए सामान्यतः जोड़ा जा सकता है। एक अनादिमान वक्र पर सभी बिंदु जैसे ए बी सी डी तथा उपभोक्ताओं के समान स्तर पर संतोष प्रदान करते हैं। देखो ये चीज़ याद रखना। अब यहाँ पे 15 तुम आम खरीद रहे हो, 1 केला खा रहे हो, संतोष उतना मिले। 12 आम खाने लग जाओगे, 2 केला खा रहे हो। यह स्पष्ट है कि जब उपभोक्ता को एक और केला प्राप्त होता है तो उसके कुछ आमों का त्याग करना पड़ता है ताकि उसकी उपयोगिता का सही स्तर वही रहे और वह उसी अनादिमान वक्र पर रहे। एक अतिरिक्त केला प्राप्त करने के लिए वह कुल उपयोगिता का स्तर समान रहते हुए आमों की वह मात्रा जिसको उपभोक्ता को त्यागना करना पड़ता है सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। दूसरे शब्दों में MRS सरल रूप में वह दर है जिस पर उपभोक्ता आम को स्थान पर केले को प्रतिस्थापित करेगा ताकि उसकी उपयोगिता समान रहे। कोई काम का नहीं छोड़ा। तो वही समझ बात है, जैसे जैसे केलों की मात्रा बढ़ती जाएगी तो आमों की मात्रा कम होती जाएगी, तो उसी को रिप्लेसमेंट दर बोलते हैं। छोड़ो। आप देख सकते हैं कि उपरोक्त तालिका में जैसे जैसे हम केलों की संख्या बढ़ाते हैं, केले की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए त्याग किए गए जाने वाले आमों की मात्रा गिरती जाती है। अन्य शब्दों में केलों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ MRS भी कम हो जाता है। उपभोक्ता के पास जैसे जैसे केलों की संख्या बढ़ती है, केले से प्राप्त MU भी गिरती जाती है। इस बात आमों की संख्या में कमी से आमों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता बढ़ जाती है। इस प्रकार केलों की संख्या में वृद्धि होने से उपभोक्ता की कम और कम आमों की मात्रा त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। केलों की मात्रा में वृद्धि के फलस्वरूप MRS के गिरने की इस प्रवृत्ति को ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापना का नियम कहते हैं। इसी चित्र 2.3 में देखा जा सकता है। एक बिंदु से B बिंदु पर जाने में उपभोक्ता को 3 आमों को त्यागना करना पड़ा। वही सब चीज़ है, इसी के बारे में बता रहा है। वही है सिंपल, ठीक है। B बिंदु से C पर बिंदु पर जाने पर वह 2 आमों को त्याग करता है। C बिंदु से D बिंदु जाने पर 1 आम का त्याग करता है। अतः स्पष्ट है कि प्रत्येक अगले क्रेता के लिए उपभोक्ता थोड़ी आमों की मात्रा को त्याग करता है। अनादिमान वक्र की आकृति। उल्लेखनीय कि ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन का नियम अनादिमान वक्र को उद्गम के प्रति उथल बना देता है। क्यों? एक अनादिमान वक्र बनाकर इसकी जांच कीजिए। एक अनादिमान वक्र की यह अति सामान्य आकृति है, लेकिन पूर्ण स्थापन वस्तुओं में सीमांत प्रतिस्थापन दर नहीं गिरती, यह समान रहती है। एक उदाहरण देते हैं। जैसे देखो, ये वही सेम चीज़ है। जैसे मान लो 5 रुपये के नोटों की संख्या आपके पास 1 है, तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या मान लो कि आपके पास 8 है। तो भाई बात, जब ये बढ़ता जाएगा तो ये ऑटोमेटिक कम होता जाएगा। तो वही चीज़ है। यहाँ इन सभी संयोगों के बीच जब तक कि 5 रुपये के सिक्के तथा 5 रुपये के नोटों का योग वही रहता है तो उपभोक्ता तटस्थ है। उपभोक्ता के लिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे 5 रुपये का एक सिक्का मिले अथवा 5 रुपये का एक नोट। इसलिए इस बात का विचार किए बिना कि उसके पास 5 रुपये कितने नोट है, उपभोक्ता 5 रुपये के एक नोट के बदले केवल एक 5 रुपये का सिक्का त्याग करेगा। इसलिए उपभोक्ता के लिए यह दोनों वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापन है और इनका प्रदर्शित करने वाला अनिर्देमान वक्र एक सीधी रेखा होती है। तो ये वही बता रहा है कि भाई दोनों जब चीज़ें सेम रहती है तो सब एकदम सिंपल वो बनता है। बस यही चीज़ बताना चाह रहा है। सही विकल्प उन वस्तुओं के लिए है जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है और उपभोक्ता को उसी तरह की उपयोगिता प्रदान करता है। चित्र 2.4 में देखा जा सकता है कि उपभोक्ता कितने ही 5 रुपये के सिक्कों का त्याग करता है, जबकि प्रत्येक बार उसके पास अतिरिक्त 5 रुपये का नोट होता है। पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुओं का अनिर्देमान वक्र 2 पूर्ण स्थापन वस्तुओं को प्रदर्शित करने वाली 2 वस्तुओं का अनिर्देमान एक सीधी रेखा होती है। अब एक दिष्ट अधिमान, अब ये देख जैसे अनिर्देमान मानचित्र है। अनिर्देमान वक्रों का एक परिवार तीर दिखाता है कि उच्च अनिर्देमान वक्र पर बंडल नीचे अनिर्देमान वक्र पर बंडलों की अपेक्षा पसंद किए जाते हैं। उपभोक्ता अधिमानों के विषय में मान लिया जाता है कि उन्हें अगर किन्हीं 2 बंडलों x1 x2 और y1 y2 में x1 x2 बंडल में से कम एक वस्तु हो और y1 y2 की तुलना में अन्य वस्तु की कम मात्रा ना हो तो उपभोक्ता y1 और y2 की बजाय x1 x2 को अधिमान देता है। अधिमानों किस प्रकार के निर्दिष्ट अधिमान कहा जाता है? यदि उपभोक्ता किन्हीं 2 बंडलों में से उस बंडल को अधिमान देता है जिसे इन वस्तुओं में कम से कम एक वस्तु की अधिक मात्रा हो, दूसरे बंडल की तुलना में दूसरी वस्तु की भी कम मात्रा ना हो। अभी कोई काम का नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ, ना पहला चैप्टर काम का है ना ये दूसरा चैप्टर कोई काम का है। इतना सा सिंपल डिमांड सप्लाई में सीख जाते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को बार बार बस अलग अलग
अनधिमान मानचित्र सभी बंडलों पर उपभोक्ताओं के अधिमानों का अनधिमान वक्र समूह द्वारा दर्शाया जा सकता है, जैसे कि रेखाचित्र 2.5 में दर्शाया गया है। इसे उपभोक्ता का अनधिमान मानचित्र कहते हैं। अनधिमान वक्र पर स्थित सभी बिंदु उन बंडलों को प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें उपभोक्ता तटस्थ मानता है। ये इस वाले चित्र की बात कर रहा है। अधिमानों की अध्यक्षता का यह अभिप्राय है कि किन्हीं दो अनधिमान वक्रों के बीच ऊपर वाले बंडलों पर स्थित बंडलों को नीचे वाले वक्र पर स्थित बंडलों की अपेक्षा अधिमानता दी जाती है। अनधिमान वक्रों की लक्षण या विशेषताएं क्या होती है? अनधिमान वक्र दाएं से बाएं नीचे की ओर ढलवा होते हैं। एक अनधिमान वक्र दाएं से बाएं नीचे की ओर ढलवा होता है, जिसका अर्थ है कि अधिक एक्स वस्तु प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को वाई वस्तु की कुछ मात्रा त्याग करना पड़ता है। यदि उपभोक्ता वाई वस्तु की कुछ मात्रा को एक्स वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने पर त्याग नहीं करता है, तो उसे इसका अर्थ होगा कि उपभोक्ता वाई की वस्तु वहीं अथवा अधिक मात्रा एक्स वस्तु के बदले प्राप्त करता है और वह एक उच्च अनधिमान वक्र पर चला जाता है। अतः जब तक उपभोक्ता उसी अनधिमान वक्र पर स्थित है, केलों में वृद्धि के आमों की मात्रा कम करके क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए। ये वही चीज़ है। अनधिमान वक्र का ढाल। अनधिमान वक्र नीचे की ओर ढलवा होते हैं। अनधिमान वक्र केलों की मात्रा में वृद्धि की कोई खुशी पेशी कुछ नहीं पूछता। इस टाइप के छोड़ो। उच्च अनधिमान वक्र उपयोगिता के उच्च स्तर को प्रदान करता है। जब तक एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, तब एक व्यक्ति सदैव ही उस वस्तु को अधिक मात्रा प्राप्त करना चाहेगा, क्योंकि वस्तु की अधिक मात्रा संतोष के स्तर को बढ़ाएगी। केले और आम के 3 विभिन्न संयोग लेते हैं। ABC को देखें और इन तालिका 2.2 रेखा चित्र देखें। केलों की संख्या 1 है, आम की संख्या 10। अब मान लो कि केलों की संख्या बढ़ती जा रहा है, आम वही है, तो उस टाइम ये ग्राफ बनेगा। संतुष्टि के स्तर उसका बढ़ता चला जाएगा। सभी उच्च अनधिमान वक्र है उपयोगिता के उच्च स्तर को प्रदान करते हैं। संयोग ABC में आमों की समान मात्रा है, परंतु केलों की मात्रा भिन्न है। संयोग BA की अपेक्षा उपयोगिता को उच्च स्तर प्रदान करेगा, इसलिए BA की अपेक्षा एक उच्च अनधिमान वक्र पर होगा। देखो ये रहा। अधिक संतोष को व्यक्त करेगा। इसी बात है C में B की अपेक्षा अधिक केले हैं, तो B और C दोनों के आमों की मात्रा समान है, इसलिए C B की अपेक्षा संतोष के उच्च स्तर को प्रदान करेगा और B की अपेक्षा एक उच्च अधिमान वक्र पर होगा। अधिक आम अथवा अधिक केले अथवा दोनों की अधिक मात्रा वाले संयोग उच्च अनधिमान वक्र पर होंगे तथा उन संयोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे जो संतोष के उच्च स्तर को प्रदान करेंगे। दो अनधिमान वक्र कभी एक दूसरे को नहीं काटते। जैसे मैं एक सिंपल कॉन्सेप्ट बताऊँ, जैसे चाय है मान लो या कॉफ़ी है। अगर मान लो आपकी हैसियत है कॉफ़ी पीने की, तो आप दोनों पियोगे, दोनों को मजा लोगे। अब मान लो कॉफ़ी पीने की परचेसिंग खरीदनी नहीं, तो आप चाय से काम चलाओगे। तो वही चीज़ बता रही है। तो संतुष्टि स्तर कब बढ़ेगा आपका? जब दोनों आप पी सकते हो। एक दूसरे को काटते हुए दो अनधिमान वक्र परस्पर विरोधी परिणामों को दिखाएंगे। इसे समझने के लिए चित्र 2.8 में दो अनधिमान वक्रों को एक दूसरे को काटने देते हैं। एक बिंदु A तथा B एक ही अनधिमान वक्र IC1 पर स्थित है। संयोग A तथा B से समान संतोष स्तर प्राप्त होता है। इस पर बिंदु B तथा C एक ही अनधिमान वक्र IC2 पर स्थित है। संयोग B तथा C समान स्तर का संतोष प्रदान करते हैं। ये देखो, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बिंदु B तथा C से भी प्राप्त उपयोगिता समान है। उपयोगिता देखो B और C से, लेकिन सफेद इस विसंगत निष्कर्ष है, क्योंकि केलों की उसी मात्रा से जैसे बिंदु B पर उपयोक्ता आमों को अधिक मात्रा प्रदान करता है। अब देखिए यहाँ पे आम ज़्यादा मिलेंगे, यहाँ आम कम मिलेंगे। इसी प्रकार बिंदु B पर उपभोक्ता बिंदु C की अपेक्षा अधिक अच्छी स्थिति में है। अतः एक दूसरे को काटते हुए अनधिमान वक्र विसंगत निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। अतः दो अनधिमान वक्र एक दूसरे को नहीं काट सकते। उपभोक्ता का बजट। मान लीजिए किसी उपभोक्ता के पास केवल एक निश्चित मात्रा में पैसे आए हो, ऐसी दो वस्तुओं पर व्यय करने के लिए जिनकी लागत बाजार में दी गई है। उपभोक्ता दोनों वस्तुओं की अलग अलग या मिलीजुली ऐसी मात्रा को नहीं खरीद सकता जिनका उपयोग करना चाहता है। उपभोक्ता के लिए उपलब्ध उपभोग बंडल दोनों वस्तुओं की कीमत तथा उपभोक्ता की आय पर निर्भर करता है। निश्चित आय तथा दोनों वस्तुओं की कीमतों को देखते हुए उपभोक्ता केवल उन्हीं बंडलों को खरीद सकता है जिनका मूल्य उसकी आय से कम हो या बराबर हो। बजट सेट और बजट रेखा। मान लीजिए उपभोक्ता की आय M है तथा दोनों वस्तुओं की कीमतें परस्पर P1 P2 है। यदि उपभोक्ता केले की X1 इकाई खरीदना चाहता है, तो उसे कुल मिलाकर P1 × X1 धन व्यय करना पड़ेगा। इसी प्रकार उसे अगर उपभोक्ता को आम की X2 इकाइयाँ खरीदना चाहता है, तो उसे P2 X2 धन व्यय करना होगा। ये छोटा, जैसे मान लो उसके पास 100 रुपये, अब मान लो उसकी 10 रुपये किलो है, ये 20 रुपये किलो है, तो ऐसे मतलब 10 इकाई खरीदें, तो मतलब उस तरीके का है। इसलिए यदि उपभोक्ता केले की X1 इकाई और आम के X2 इकाई बंडल खरीदना चाहता है, तो उसे P1 X1 P2 X2 धनराशि व्यय करनी होगी। वहाँ यह बंडल तभी खरीद पाएगी जब उसके पास कम से कम P1 X1 P2 X2 धनराशि हो। वस्तु की विद्यमान कीमत तथा अपनी आय के अनुसार उपभोक्ता ऐसे कोई भी बंडल उस सीमा तक खरीद सकता है जब तक उसकी कीमत उसकी आय के बराबर या उससे कम रहे। दूसरे शब्दों में उपभोक्ता X1 X2 बंडल निम्न स्थिति में खरीद सकता है कि जो उसके पास पैसे है उससे कम हो या उसके बराबर हो।
यह समानता 2.1 उपभोक्ता बजट प्रतिबंध कहलाती है। उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध बंडलों के सेट को बजट सेट कहा जाता है। इस प्रकार बजट सेट उन सभी बंडलों का संग्रह है जिससे उपभोक्ता विद्यमान बाजार कीमतों पर अपनी आय से खरीद सकता है। किसी वस्तु की कीमत का आशय धन की उस राशि से है जिसका भुगतान उपभोक्ता वस्तु की प्रति इकाई के लिए करता है। अगर मुद्रा की इकाई रुपये है और वस्तु की मात्रा को किलोग्राम में मापा जा रहा तो केला की कीमत P1 होने का आशय है कि उपभोक्ता जिस वस्तु खरीदना चाहता है उसके लिए उसे प्रति किलोग्राम P1 रुपये देने होंगे। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप लोग जानते ही होंगे, मार्केट में जाते होंगे तो। एक ऐसे उपभोक्ता उदाहरण ले जिसके पास 20 रुपये हैं। मान लीजिए दोनों वस्तुओं की लागत 5 रुपये रखी गई, ये इकाई के रूप में उपलब्ध है जो बंडल उपयोगिता खरीद सकता है। वही नॉर्मल है कि आप ये 0 कुछ ही मत खरीदो, 3 ये खरीद लो। तो भाई समझ परंतु इससे ज़्यादा इससे बराबर हो सकती है, कम होगा तो आप खरीद ही नहीं पाओगे। यदि दोनों वस्तु पूर्णतः विभाज्य हो तो उपभोक्ता के बजट सेट में सभी बंडल X1 X2 समाहित होंगे, जबकि X1 X2 ऐसी संख्या जो शून्य और P1 X1 प्लस P2 X2 लेस देन अपॉन M से बड़ी है उसके बराबर है। इस बजट सेट को रेखा चित्र 2.1 में दर्शाया गया है। बजट सेट यही है, 2.1 नहीं है, 2.9 है। बजट सेट केले की मात्रा क्षैतिज अक्ष तथा आम की मात्रा ऊर्ध्वाधर अक्ष पर मापी जा रही है। इस आरेख में कोई भी बिंदु दो वस्तुओं के एक बंडल को प्रदर्शित करता है। इस बजट सेट में दर्शाया गया सीधी रेखा के ऊपर ये नीचे स्थित सभी बिंदु आ जाते हैं। कोई काम का नहीं, छोड़ो। धनात्मक चतुर्थांश के वे सभी बंडल जो रेखा के नीचे उस पर स्थित है बजट सेट में शामिल है। इस रेखा पर वे सभी बंडल शामिल है जिनकी लागत M के बराबर है। ये रेखा बजट रेखा कहलाती है। बजट रेखा के नीचे बिंदु उन मंडलों को प्रदर्शित करते हैं जिनका लागत M से बिल्कुल कम हो। समीकरण 2.2 में देखा जा सकता है। बजट रेखा एक सीधी रेखा जिसके समस्तीय अंतखंड M/P1 है अतः ऊर्ध्वाधर खंड M/P2 है। समस्तीय अंतखंड वह उस बंडल का प्रतिनिधित्व करता है जिसको उपभोक्ता उसी स्थिति में खरीद सकता है यदि वह अपनी सारी आय केले पर व्यय कर दे। इस तरह ऊर्ध्वाधर अंतखंड उस बंडल का प्रतिनिधित्व करता है जिसे उपभोक्ता उस व्यक्ति से उस स्थिति में खरीद सकता है जब वह अपनी सारी आय आम पर व्यय कर दे। बजट रेखा की प्रवणता होती है, ये प्रवणता होती है y बराबर mx प्लस c से कंपेयर किया जाता है। तो ये कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट है ये इसका, इसलिए ये है जो m की वैल्यू आएगी उसी को प्रवणता बोलते हैं। अभी कोई काम का नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ चैप्टर। देखो ये मैं जो बता रहा था ये वही चीज़ है। उदाहरण जिन वस्तुओं पर विचार किया गया था वे अविभाज्य थे और केवल पूर्णांक इकाइयों में उपलब्ध थी। अनेक वस्तु विभाज्य होती है अर्थात वे अपूर्ण इकाइयों के रूप में विद्वान होती है। हम आधा संतरा या चौथाई केला नहीं खरीद सकते, लेकिन आधा किलो चावल या चौथाई लीटर दूध खरीद सकते हैं। चलो ठीक है, कोई काम का नहीं है, पहला और दूसरा चैप्टर। ठीक है, आगे देखते कुछ काम को निकलेगा इसमें। मूल्य अनुपात तथा बजट रेखा की प्रवणता। बजट रेखा पर किसी भी बिंदु के विषय में सोचिए। यह बिंदु एक ऐसे बंडल को दर्शाता है जिस पर उपभोक्ता का पूरा बजट व्यय हो जाता है। मान लीजिए कि अब उपभोक्ता केले की एक इकाई अधिक लेना चाहता है, तब वह ऐसा तभी कर सकता है जब दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा छोड़ दे। यदि उसे केले की एक अतिरिक्त इकाई की चाहत है तो उसे आम की कितनी मात्रा छोड़नी पड़ेगी। यह दोनों वस्तुओं की कीमतों पर निर्भर करेगा। केले की एक इकाई का लागत है P1 अतः इसे P1 मात्रा के बराबर अपना व्यय घटाना पड़ेगा। P1 से वह वस्तु P1/P2 की इकाइयाँ खरीद सकता है। तो ये उपभोक्ता केले की वही सेम चीज़ है भाई, सबाई सी बात है। आपके पास 100 रुपये है, आपने मान लो 50-50 रुपये दोनों चीज़ खरीद ली। अब आप कोई और चीज़ खरीदना चाहते हो, सबाई सी बात है, कोई ना कोई चीज़ लेस करनी पड़ेगी। तो वही सब चीज़ें है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ये भी उसी के बारे में दर्शाया गया है, कोई मतलब नहीं है, छोड़ो। बजट सेट में बदलाव करना चाहते हैं तो फिर वही बात आ जाएगी आपको, फिर वो छोड़ो, ये कोई काम का नहीं है। मुझे लग भी रहा था इसको ऐसे करना पड़ेगा, छोड़ो, कोई काम का नहीं है। यहाँ पे ये सब फालतू की बातें दी गई है। आम उपभोक्ता का इष्टतम चयन, 1 मिनट रुको। उपभोक्ता का इष्टतम चयन देखो। बजट सेट में वे सभी बंडल शामिल है जो कि उपभोक्ता के लिए उपलब्ध होते हैं। उपभोक्ता अपने बजट सेट में उपभोग बंडल का चयन कर सकता है, परंतु वह उपलब्ध बंडलों में से अपने लिए उपभोग बंडल का चयन किस आधार पर करता है। अर्थशास्त्र में मान लिया जाता है कि उपभोक्ता उपलब्ध सभी बंडलों में से अपने उपभोग बंडल का चयन अपनी रुचि तथा अधिमान के अनुसार बजट सेट के बंडलों के आधार पर करता है। ये सामान्य रूप से मान लिया जाता है कि उपभोक्ता के पास सभी बंडलों के सेट के विषय अच्छी तरह से स्पष्ट अधिमान है। वह किन्हीं 2 बंडलों की तुलना कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में वह 2 बंडलों में किसी एक का अधिमान दे सकता है, तटस्थ रह सकता है। कोई काम का चैप्टर नहीं है। ठीक है, फटाफट देखो इसको।
पिछले 2 भागों में हमने उपभोक्ता के लिए उपलब्ध बंडलों के सेट के विषय में चर्चा की थी और उसके उन बंडलों का अधिमानता के विषय में भी बताया था कि किस बंडल का वह चुनाव करती है। अर्थशास्त्र में साधारणतः मान लिया जाता है कि उपभोक्ता युक्तिशील व्यक्ति होता है। युक्तिशील व्यक्ति के सही को स्पष्ट जानकारी होती है कि उसके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा, तथा किसी भी दी हुई स्थिति में सदा इसका प्रयास करता है कि अपने लिए सबसे अच्छे को ही प्राप्त करे। अतः उपलब्ध बंडलों के सेट के लिए न केवल उपभोक्ता के पास सुस्पष्ट अधिमान होता है, अपितु वह अपने अधिमान के अनुसार कार्यवाही भी कर सकता है। युक्तिशील उपभोक्ता अपने लिए उपलब्ध बंडलों में से सदा वही बंडल चुनता है जिसे वह सर्वाधिक अधिमानता देता है। पिछले भागों में देखा गया है कि बजट सेट उन बंडलों के बारे में बताता है जो उपभोक्ता को उपलब्ध है, तथा उपलब्ध बंडलों के बारे में उसके अधिमान प्राय अधिमान मानचित्र द्वारा प्रदर्शित किए जा सकते हैं। अतः उपभोक्ता की समस्या को निम्न रूप से वर्णित किया जा सकता है। युक्तिशील उपभोक्ता की समस्या यह होती है कि वह अपने उपलब्ध बजट सेट को देखते हुए संभावित उच्चतम अधिमान वक्र के बिंदु पर कैसे पहुंचे। ये कोई काम का चैप्टर नहीं, ठीक है। विस्थापन की सीमांत दरें तथा कीमतों के अनुपात में समानता, मतलब यही है कि जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है भाई, कैसे अपने आप को मैनेज करे, कितना स्मार्ट है मार्केटिंग में, तो वो मतलब मार्केटिंग नहीं, मतलब कि भाई वो पावर, परचेसिंग पावर कैसी है उसकी, कैसे कर रहा है चीज़ खरीद रहा है। उपभोक्ता का इष्टतम बंडल ऐसे बिंदु पर स्थित होता है जहां बजट रेखा किसी एक अनधिमान वक्र को स्पर्श करती है। यदि बजट रेखा अनधिमान वक्र के किसी बिंदु को स्पर्श करती है तो उसे अनधिमान वक्र की प्रवणता का निरपेक्ष कीमत और बजट रेखा कीमत अनुपात का निरपेक्ष कीमत उस बिंदु पर एक समान होंगे। हम पहले यह विचार कर चुके हैं कि अनधिमान वक्र की प्रवणता उस दर को व्यक्त करती है जिस पर उपभोक्ता एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को लेने के लिए तैयार है। बजट रेखा की प्रवणता वह दर है जिस पर उपभोक्ता बाजार में एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को लेने में सक्षम होता है। इष्टतम बिंदु पर दोनों एक दर एक जैसी होनी चाहिए। इसका कारण जानने के लिए एक ऐसे बिंदु को ले जहाँ ऐसा नहीं है। मान लीजिए ऐसे बिंदु पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर 2 है और यह भी मानते हैं कि दोनों वस्तुओं की कीमतें एक जैसी है। इस बिंदु पर यदि उपभोक्ता को केले की एक अतिरिक्त इकाई दे दी जाए तो वह उसके बदले आम की 2 इकाइयाँ छोड़ देने के लिए तैयार है, लेकिन वह बाजार में आम की केवल 1 इकाई देकर ही केले की एक अतिरिक्त इकाई खरीद सकती है। इसलिए अगर वह केले की 1 इकाई अतिरिक्त खरीद लेती है तो वह उस बिंदु द्वारा प्रदर्शित बंडल की तुलना में दोनों वस्तुओं की अधिक मात्रा प्राप्त कर सकती है और इस प्रकार अपने अधिमानित बंडल को प्राप्त करने की ओर प्रवृत्त हो सकती है। अतः जिस बिंदु पर विस्थापन की सीमांत दर अधिक हो तो कीमत अनुपात इष्टतम बिंदु नहीं ले सकता है। विस्थापन की सीमांत दर जिस बिंदु पर कीमत अनुपात से कम हो सके उसके विषय में यही तर्क स्वीकार किया जा सकता है। कोई काम का नहीं है, छोड़ो, अपन फटाफट एक बार रीडिंग कर लेते हैं बस, और कुछ नहीं है। मत पढ़ना, ये पहला दूसरा चैप्टर 2 कोई ज़रूरत नहीं इसका रिवीजन करने की। आगे देखते हैं अगर ऐसा कोई मिलेगा तो। यदि ऐसा बिंदु कोई है तो वह कहाँ स्थित होगा? इष्टतम बिंदु बजट रेखा पर स्थित होगा। बजट रेखा से नीचे स्थित बिंदु इष्टतम नहीं हो सकता। मतलब इष्टतम सभी बात है कि 100 रुपये में आप क्या क्या चीज़ें खरीद सकते हो। आम और केला में कितनी क्वांटिटी खरीद सकते हो? ये मैक्सिमम होगा ना, उससे ज़्यादा नहीं, और उससे तो कम में तो आप कितनी भी खरीद सकते हो। बजट रेखा से नीचे स्थित बिंदु की तुलना में बजट रेखा पर हमेशा कोई ऐसा बिंदु होता है जिससे दोनों वस्तुओं में से कम एक की मात्रा अधिक होती है तथा दूसरे की मात्रा भी कम नहीं होती है। अतः उपभोक्ता एक निर्दिष्ट अधिमानों वाले इसी बिंदु का अधिमानता देता है। अतः यदि उपभोक्ता के अधिमान निर्दिष्ट हो तो बजट रेखा से नीचे किसी भी बिंदु पर कोई ऐसा बिंदु होता है जिसे उपभोक्ता अधिमानता देता है। बजट रेखा के ऊपर स्थित बिंदु उपभोक्ता को उपलब्ध नहीं होते, इसलिए उपभोक्ता का इष्टतम बंडल सबसे अधिक अधिमान वाला बजट रेखा पर स्थित होता है। कोई काम का नहीं है ये क्या करोगे? बजट रेखा पर इष्टतम बंडल कहाँ स्थित होगा? जिस बिंदु पर बजट रेखा केवल अनधिमान वक्रों में किसी एक को स्पर्श करते हुए इष्टतम होगा। यह देखने के लिए ऐसा क्यों है? ध्यान दीजिए, बजट रेखा पर कोई भी बिंदु उस बिंदु को छोड़कर जिस पर वह अनधिमान वक्र को छूता है किसी नीचे वाले अनधिमान वक्र पर स्थित होता है और इस प्रकार निम्न स्तरीय होता है कि बिंदु उपभोक्ता का इष्टतम नहीं हो सकता। इष्टतम बंडल बजट रेखा के ऐसे बिंदु पर स्थित होता है जहाँ बजट रेखा अनधिमान वक्र पर स्पर्श रेखीय हो। जैसे ये रहा इष्टतम बिंदु है, ठीक है, छोड़ो, कोई मतलब नहीं है। मतलब ये सिंपल सी बात है, एक ही चीज़ को बार बार घुमा के देखो, सिंपल सी बात है। मैं इसको निष्कर्ष बताता हूँ। जैसे मान लो कि आपके पास 100 रुपये, आप मार्केट में जाते हो, ठीक है। अब मानते चलते हैं कि 1 रुपये में एक आम आ रहा है और 1 रुपये में एक केला आ रहा है और आपको अब दोनों खरीदना है, ठीक है। तो आप एक तो ऑप्शन क्या है आपके पास, ओनली केला खरीद लो, आप सारे 100 रुपये केला खरीद लो या 100 रुपये का आम खरीद लिया। नहीं, आपको दोनों को बैलेंस लेना है तो मान लो 50-50 ले लिया आपने, परंतु अब आप 51वां केला खरीदना चाहते हो तो सभी सी बात है, आम छोड़ना ही पड़ेगा आपको। तो वही चीज़ को ये बार बार घुमा रहा है। उसके इष्टतम बिंदु क्या होगा? यही होगा। इसी चीज़ को बार बार उसी चीज़ को बताया जा रहा है।
पूर्व खंड में हमने उपभोक्ता की चयन समस्या को पढ़ा था। वस्तुओं की कीमत तो उपभोक्ताओं की आय और उसके अधिमानों को दी हुई स्थिति में उपभोक्ता के इष्टतम बंडल की व्युत्पत्ति को हमने देखा कि वस्तु की मात्रा जिसके चयन उपभोक्ता इष्टतम रूप में करता है, वस्तु की अपनी कीमत, अन्य वस्तु की कीमतें उपभोक्ता की आय, उसकी रुचि तथा अधिमानों पर निर्भर करते हैं। किसी वस्तु की मात्रा जो उपभोक्ता वस्तु की कीमतों और रुचियों में अधिमानों को नीचे रखते हुए खरीदने को तैयार और क्षमता रखता है कि वस्तु को मांग कहते हैं। इनमें से एक या एक से अधिक परिवर्तनों में परिवर्तन होता है तो उपभोक्ता द्वारा चयनित वस्तु की मात्रा में भी परिवर्तन आने की संभावना हो जाती है। यहाँ हम इनमें से एक परिवर्तन को बदलकर अध्ययन करते हैं कि कैसे उपभोक्ता द्वारा चयनित वस्तु की मात्रा उस परिवर्तन से संबंध होती है। अब देखो, मैं इसका सीधा सा सिंपल बता रहा हूँ। मैंने बताया था कि जब मान लो कि कीमत बढ़ गई है, कीमत बढ़ी हुई है, तो इसका मतलब है उसकी जो सप्लाई है ना बहुत कम है या मात्रा बहुत कम है। तब उसके जब मात्रा बढ़ जाती है, क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो ऑटोमेटिक जो प्राइस है कम हो जाते हैं। बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इसी बात को ये बहुत अलग अलग तरीके से समझाएगा, कोई मतलब है नहीं उस चीज़ का। मांग वक्र, किसी उपभोक्ता द्वारा चुनी गई वस्तु की मात्रा और उस वस्तु की कीमत के बीच के संबंध को मांग वक्र कहा जाता है। स्वतंत्र परिवर्तन, कीमत की माप ऊर्ध्व स्तर के अक्ष पर की जाती है, ये लिखा है, तथा परिवर्तन की मांग सम स्तर पर अक्ष पर की जाती है। मांग वक्र प्रत्येक कीमत पर उपभोक्ता द्वारा मांग की गई वस्तु की मात्रा को दर्शाता है। मैं सिंपल बता रहा हूँ तो ध्यान समझो, बस ये चीज़ समझ लो, कोई ज़रूरत नहीं इसको पढ़ने की। जैसे कोई भी चीज़ हो, जैसे मान लो कि कीमत बढ़ती है, प्राइस, जैसे मान लो प्याज के मान लो दाम बढ़ गए, ठीक है, तो ये दाम बढ़ रहे, इसका मतलब क्या होता है? दाम, इसका मतलब है कि सबाई सी बात है, प्याज की जो है, जो मार्केट में सप्लाई कम है, तो सप्लाई कम है, डिमांड जो है बहुत ज़्यादा है, तो सब लोग खरीदना चाहते हैं, सब्जी में यूज़ करते हैं, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा उसका। परंतु वही होगी जब सप्लाई बढ़ा देंगे, ठीक है, सप्लाई बढ़ गया किसी चीज़ का, तो ध्यान देखना, दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। डिमांड अभी वही है, परंतु अपने सप्लाई बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिक प्राइस कम हो जाएंगे। दूसरा क्या तरीका, मान लो कि सप्लाई नहीं, सप्लाई उतनी ही हो रही है, पर डिमांड मान लो चीज़ की कम हो जाए, तो ऑटोमेटिक प्राइस उससे भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये चीज़ है, उसको मतलब नहीं, फालतू को छोड़ो, इसको इतना सा कॉन्सेप्ट सीखो, वही चीज़ है, कोई मतलब है नहीं। कीमत, मात्रा वही सेम, ठीक है, तो वही चीज़ याद रखना, वही से, ठीक है, ये थोड़ा बहुत देख लो, वो कॉन्सेप्ट याद रखना, बस वही है, याद रखना, जब भी किसी चीज़ की मात्रा बढ़ती है तो कीमत ऑटोमेटिक कम होती जाती है, यही ये चीज़ बता रहा, बस ये सारी चीज़ें वही है। अब देखो, सामान्य और निम्न स्तरीय वस्तुओं में कुछ अंतर होता है। जैसे ओडी है, ध्यान से समझना, ओडी का प्राइस हमेशा ज़्यादा रहता है, ऐसा नहीं उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, परंतु लोगों के पास पैसे नहीं है उतनी मात्रा में, फिर भी उसका प्राइस ज़्यादा है, सप्लाई नहीं है ज़्यादा उसकी, तो ये भी कारण रहता है, ठीक है। मांग फलन, उपभोक्ता की वस्तु के लिए मांग तथा इसकी कीमत के बीच का संबंध है। जब अन्य वस्तु दी हुई हो, किसी वस्तु की मांग तथा इसकी कीमत के बीच के संबंध के अध्ययन के स्थान पर हम उपभोक्ता की किसी वस्तु के लिए मांग तथा उपभोक्ता की आय के संबंध का भी अध्ययन कर सकते हैं। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग बढ़ या घट सकती है, और यह वस्तु के स्वरूप पर निर्भर करता है। अधिकतर वस्तु जिनका चयन उपभोक्ता करता है उसकी मात्रा में वृद्धि होती है जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, तो ये चीज़ याद रखना, तथा वस्तु की मात्रा में कमी आती है तब जब उपभोक्ता की आय में कमी आती है। ऐसी वस्तुएं सामान्य वस्तु कहलाती है, ये चीज़ याद रखना, जिसमें सिंपल नियम लागू होता है सामान्य वस्तु कहलाती है। जब मान लो कि इनकम बढ़ गई तो परचेसिंग भी बढ़ गया, जब इनकम कम हो गया तो परचेसिंग कम हो गया, तो वो सामान्य वस्तु है। अतः उपभोक्ता की मांग सामान्य वस्तु के लिए उसी दिशा में गति करती है जिस दिशा में उपभोक्ता की आय है, लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं जिनके लिए मांग उपभोक्ता की आय के विपरीत दिशा में जाती है, ऐसी वस्तु को निम्न स्तरीय वस्तु कहा जाता है। यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है, इसलिए मैं थोड़ा पढ़ा रहा हूँ ये वाली चीज़। निम्न स्तरीय वस्तु कहा जाता है कि उपभोक्ता की आय जैसे जैसे बढ़ती है निम्न स्तरीय वस्तुओं के लिए मांग घटती जाती है, और आय जैसे जैसे घटती है निम्न स्तरीय वस्तुओं की मांग बढ़ती है, ये चीज़ याद रखना। देखो, अपन ने क्या देखा था कि जब नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या लगता है, जब मान लो कि आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपकी डिमांड बढ़ती है, परंतु निम्न स्तरीय वस्तु क्या होती है, जब आपकी आय बढ़ जाती है तो आप उनकी डिमांड कम हो जाती है, और जैसे जैसे इनकम कम होती जाएगी आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, सिंपल से मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान के चलो कि आपका, जैसे अभी आप कुछ भी मार्केट से कपड़ा उठा के पहन लेते हो, ठीक है, जब आपके आप पैसे वाले बन जाओगे तो सभी बात, तो वो लोकल डिमांड नहीं पहनोगे ना, तो आपके लिए डिमांड कम हो गई वो, तो ये चीज़ रखना। निम्न स्तरीय वस्तुओं के उदाहरण जैसे निम्न स्तरीय खाद्य पदार्थ, मोटे अनाज आदि।
कुछ वस्तुएं किसी उपभोक्ता के लिए आय के कुछ स्तर पर सामान्य वस्तु हो सकती है तथा अन्य स्तर पर निम्न स्तरीय वस्तु हो सकते हैं। उपभोक्ता की आय यदि अत्यंत नीचे के स्तर पर तो उसकी आय के बढ़ने पर निम्न कोटि की खाद्यान्नों के लिए उसकी मांग बढ़ जाएगी, लेकिन एक स्तर के बाद उपभोक्ता की आय यदि बढ़ जाती है तो ऐसी खाद्यान्नों के लिए उसकी मांग घट सकती है, जैसे वे बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों को खरीदना प्रारंभ कर देता है। तो वही चीज़ है, ये थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा याद रखना। इसमें एक और चीज़ आएगी अभी आगे, जहाँ से पेशेंट क्वेश्चन पूछा भी है। उपभोक्ता की क्रय शक्ति आय में वृद्धि कभी कभी उपभोक्ता को वस्तुओं के उपभोग में कमी लाने को प्रेरित कर सकती है। ऐसी स्थिति में प्रतिस्थापन प्रभाव तथा आय प्रभाव एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं और ऐसी वस्तुओं की मांग सकारात्मक अथवा नकारात्मक रूप से कीमतों से संबंध हो सकती है, जो कि इन दो विपरीत प्रभाव वाले शक्तियों से संबंधित है। यदि प्रतिस्थापन प्रभाव आय प्रभाव से अधिक है तो इस दिशा में वस्तु की मांग तथा वस्तु की कीमत विपरीत रूप से संबंध होंगे। यदि आय प्रभाव ज़्यादा प्रभावकारी है तो प्रतिस्थापन प्रभाव से तो वस्तु की मांग उसकी कीमत से सकारात्मक रूप से संबंध होगी। इस तरह की वस्तुओं को गिफन वस्तु कहा जाता है। थोड़ा ये चीज़ याद रखना। अब देखो 3 चीज़ें आ गई, एक सामान्य वस्तु आ गई, निम्न स्तरीय वस्तु आ गई और गिफन वस्तु आ गई। तो ये गिफन वस्तु वही होगी जो मैंने बताया, ओडी ये सब सारी चीज़ें होती है, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता डिमांड सप्लाई पे, उनका प्राइस वही रहता है। हाँ, उसको कोई रिप्लेस करने वाली कोई चीज़ आ जाएगी तब होगा। चलो ठीक है, स्थानापन्न तथा पूरक, तो ये थोड़ा काम की चीज़ें हैं, यहाँ से पेशेंट क्वेश्चन पूछे भी। हम उपभोक्ता द्वारा चुनी जाने वाली वस्तु की मात्रा तथा किसी संबंध वस्तु की कीमत के बीच संबंध का भी अध्ययन कर सकते हैं। एक बार रुको, मुझे ये थोड़ा कॉन्सेप्ट दोबारा एक बार देखो, क्योंकि ये है ना पूछा है पेशेंट क्वेश्चन, तो ये पता होना चाहिए। ये पेन गायब हो गया, कहाँ भाग गया ये? यही बड़ा चैप्टर, फिर आगे छोटे छोटे चैप्टर आएंगे। ये एक बार देखो दोबारा, ये 2-3 चीज़ें इस चैप्टर में समझने लायक है। उपभोक्ता की क्रय शक्ति आय में वृद्धि कभी कभी उपभोक्ता को वस्तुओं के उपभोग में कमी लाने को भी प्रेरित कर सकती है। ठीक है, ऐसी स्थिति में प्रतिस्थापन प्रभाव तथा आय प्रभाव एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। ऐसी वस्तुओं की मांग सकारात्मक अथवा नकारात्मक रूप से कीमतों से संबंध हो सकती है, जो कि इन दो विपरीत प्रभाव वाले शक्तियों से संबंधित है। यदि प्रतिस्थापन प्रभाव आय प्रभाव से अधिक है तो इस दिशा में वस्तु की मांग तथा वस्तु की कीमत विपरीत रूप से संबंध होंगे। यदि आय प्रभाव ज़्यादा प्रभावकारी है प्रतिस्थापन प्रभाव से तो वस्तु की मांग उसी कीमत से सकारात्मक रूप से संबंध होगी। इस तरह की वस्तु को गिफन वस्तुएं कहा जाता है। तो ये चीज़ याद रखना कि जहाँ दोनों विपरीत होने लग जाए, यहाँ पे इनकम बढ़ रही है तब भी उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। स्थानापन्न तथा पूरक, हम उपभोक्ता द्वारा चुनी जाने वाली वस्तु की मात्रा तथा किसी संबंध वस्तु की कीमत के बीच संबंध का भी अध्ययन कर सकते हैं। एक वस्तु की मात्रा जिसका चयन उपभोक्ता करता है किसी संबंध वस्तु के मूल्य में वृद्धि के साथ बढ़ सकती है अथवा घट सकती है। ऐसा होना इस पर निर्भर करता है कि दोनों वस्तु स्थानापन्न है अथवा एक दूसरे के पूरक है। मैंने बोला था ना, चाय कॉफ़ी हो गया, जिन वस्तुओं के साथ साथ उपयोग किया जाता है उन्हें पूरक वस्तुएं कहा जाता है। उदाहरण के लिए चाय तथा चीनी हो गया, जूते तथा जुराब, कलम तथा चाय आदि, क्योंकि चाय तथा चीनी एक साथ उपयोग में लाए जाते हैं। संभव है कि चीनी की कीमत में वृद्धि के चाय के लिए मांग घटाएगी तथा चीनी की कीमत में गिरावट संभवतः चाय की मांग को भी बढ़ाएगी। तो ये चीज़ याद रखना। अन्य पूरकों के साथ भी ऐसा होता है। सामान्यतः किसी वस्तु के लिए मांग की गति उसके पूरक वस्तु की कीमत के विपरीत दिशा में भी होती है। पूरकों के विपरीत, पूरक मतलब सप्लीमेंट क्या होता है, जैसे चाय बनाने के लिए आपको चीनी की जरूरत पड़ेगी, चाय में कॉफ़ी जैसी वस्तु के एक साथ उपयोग नहीं होता। वास्तव में वे एक दूसरे के लिए स्थानापन्न होती है। तो मैंने बोला था कि चाय और कॉफ़ी एक दूसरे को रिप्लेस कर देती है, क्योंकि चाय कॉफ़ी के स्थानापन्न है। अतः यदि कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता चाय की ओर जा सकते हैं और इस प्रकार चाय का उपयोग संभवतः अधिक हो सकता है। दूसरी ओर यदि कॉफ़ी की कीमत घटती है तो चाय का उपभोग संभवतः नीचे जा सकता है। साधारणतः किसी वस्तु की मांग उसके स्थापन वस्तु की कीमत की दिशा में भी गति करती है। तो ये चीज़ याद रखना। 2021 में क्वेश्चन आए हुए हैं। मांग वक्र में शिफ्ट, मांग वक्र यह मानकर बनाया गया कि उपभोक्ता की आय अन्य वस्तु की कीमतें तथा उपभोक्ता का डिमांड दिया गया है, इनमें से कोई वस्तु बदलती है तो मांग वक्र में इस प्रकार का परिवर्तन होगा। तो ये चीज़ याद रखना कि जैसे मान लो कि आपकी अगर मान लो कि आपका जो है मात्रा भी आपका बढ़ रहा है, नहीं मतलब प्राइस बढ़ गया, तो प्राइस बढ़ गया तो स्वाभाविक सी बात है कि तो आपका इधर जाएगा, ठीक है।
और वहीं जब आपका देखो ध्यान समझना, इस वाले में क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए 5 रुपये है, अब इसका कीमत हो गया 10 रुपये, तो ऑटोमेटिक इसका क्या हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से मांग को बढ़ा रहे हो। मांग अगर आपकी बढ़ रही है तो समय की मात्रा उसके आधार पर शिफ्ट होती है, उसके बारे में बता रहे थे। चलो देखो यहाँ पे अन्य वस्तुओं की कीमतों और किसी उपभोक्ता के अधिमान दिए होने पर यदि उसकी आय में वृद्धि होती है तो प्रत्येक कीमत पर वस्तुओं के लिए मांग में परिवर्तन होता है और इस प्रकार मांग वक्र शिफ्ट हो जाता है। सामान्य वस्तुओं के लिए मांग वक्र शिफ्ट दाईं ओर तथा निम्न स्तर वस्तुओं के लिए मांग वक्र शिफ्ट बाईं ओर होता है। तो अपन जानते हैं कि निम्न वस्तु इधर का सॉरी ये वाला होगा, और जब ये है आपकी आय बढ़ती है तो आपकी उस खरीदने की कैपेसिटी अच्छी अच्छी चीज़ों की बढ़ जाएगी। उपभोक्ता की आय और उसके अधिमान के दिए होने की स्थिति में यदि संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तब किसी वस्तु की कीमत के प्रत्येक स्तर पर उस वस्तु के लिए मांग में परिवर्तन हो जाता है और इस प्रकार मांग वक्र शिफ्ट हो जाता है। यदि स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वह मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट होता है। इसके विपरीत यदि पूरक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग वक्र शिफ्ट बाईं ओर होता है। उपभोक्ता की रुचि और अधिमानों में परिवर्तन के कारण भी मांग वक्र शिफ्ट हो सकता है। उपभोक्ता का अधिमान में परिवर्तन यदि किसी वस्तु के पक्ष में होता है तब ऐसी वस्तु के लिए मांग वक्र शिफ्ट दाईं ओर होगा। इसके विपरीत उपभोक्ता के अधिमानों में परिवर्तन यदि प्रतिकूल होता है तब मांग वक्र शिफ्ट बाईं ओर होता है। उदाहरणतः गर्मी के मौसम में आइसक्रीम की मांग वक्र का दाईं ओर शिफ्ट होगा क्योंकि इस मौसम में आइसक्रीम को लोग अधिक पसंद करते हैं तथा इस तथ्य को लोगों सामने आना कि शीतल पेय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं शीत पेय के प्रति अधिमानों बुरी तरीके से प्रभावित करेगा। इसके फलस्वरूप शीतल पेय के मांग वक्र का बाईं ओर शिफ्ट होने की संभावना अधिक होती है। तो ये चीज़ याद रखना इस टाइप का। नॉर्मल देखो आप जो ये जो इकोनॉमी है वो आपकी बिहेवियरल इकोनॉमी है, उसी के बारे में बताया गया है ये सब। मांग वक्र की दिशा में गति और मांग वक्र में शिफ्ट, जैसे हमने पहले देखा कि कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की कितनी मात्रा चयन करता है, यह वस्तु की कीमत अन्य वस्तु की कीमतें उपभोक्ता की आय तथा उसकी रुचि और अधिमानों पर निर्भर करता है। मांग फलन वस्तु की मात्रा उसकी कीमत के बीच का उस समय का संबंध होता है जब अन्य वस्तुएं अपरिवर्तित रहती है। मांग वक्र मांग फलन का ग्राफिक चित्रण होता है। ऊंची कीमतों पर मांग कम होती है और कीमतें कम कीमतों पर मांग अधिक होती है, तो मैंने बताया था। अतः कीमतों में कोई भी परिवर्तन होने के फलस्वरूप मांग वक्र की दिशा में गति होती है। इसके विपरीत यदि अन्य वस्तुओं में परिवर्तनों के फलस्वरूप मांग वक्र शिफ्ट हो जाता है। रेखाचित्र उत्पन्न सतह में मांग वक्र की दिशा में गति और मांग वक्र के शिफ्ट को दर्शाया गया है। अब देखिए कैसे कीमतें बढ़ रही है, तो सब ऐसी बात है। देखो मांग वक्र की दिशा में गति और मांग वक्र शिफ्ट होना। मांग वक्र की दिशा में गति को निश्चित करना और पैनल मांग वक्र की शिफ्ट को चित्रित करता है। बाजार मांग। पूर्व खंड में हमने किसी उपभोक्ता की चयन की समस्या का अध्ययन किया और उपभोक्ता का मांग वक्र प्राप्त किया, परंतु बाजार में एक ही वस्तु के लिए अनेक उपभोक्ता होते हैं। किसी वस्तु के लिए बाजार मांग को जानना महत्वपूर्ण होता है। किसी वस्तु के लिए एक विशेष कीमत पर बाजार मांग सभी उपभोक्ता पर सम्मिलित मांग जोड़ होती है। किसी भी वस्तु के लिए बाजार मांग व्यक्ति विशेष के मांग वक्रों से प्राप्त की जा सकती है। मान लीजिए एक वस्तु के लिए बाजार में केवल 2 ही उपभोक्ता है। मान लीजिए कि कीमत पी ड्रेस पर उपभोक्ता की एक मांग है। तो ये देखो सब की बात ध्यान से समझना, मतलब मैंने वही देखो सिंपल है, वही कॉन्सेप्ट है, उसको बार बार वही है। जैसे सबाई से बात प्राइस बहुत ज़्यादा है, मात्रा कम होगी, ठीक है। थोड़ा ये चीज़ ध्यान समझना, क्वांटिटी और प्राइस है आपका, ठीक है, और डिमांड एक चीज़ होती है। अब मान लो कि कोई चीज़ है जिसकी डिमांड बढ़ी और उसकी क्वांटिटी स्थिर है, ठीक है, मतलब उसकी मात्रा स्थिर है, तो सबाई बात है प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। अब मान लो कि क्वांटिटी को आपने बढ़ा दिया, ठीक है, और डिमांड भी ये मान लो डिमांड कम हो गई, क्वांटिटी बढ़ा दी, डिमांड बढ़ रही है, तो प्राइस कम हो जाएंगे। तो ये वही सब सारी चीज़ें हैं जो ये बता रहा है, थोड़ी कोई काम की नहीं है। ये कोई काम का नहीं है अपने लिए। अब जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है, तो ये तीनों चीज़ें थोड़ा याद रखना, इस टाइप की चीज़ें। देखो ये नॉर्मल चीज़ होती है, तो जब भाई कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो प्राइस जो मात्रा है ऑटोमेटिक कम है, तो प्राइस बढ़ रहा है। जब मात्रा बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिक प्राइस कम हो जाएंगे। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनका मात्रा कुछ भी हो, प्राइस वही रहता है, ठीक है। क्वांटिटी कम है ज़्यादा है, जैसे सोना जैसे हो गया, तो ये चीज़ों को ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, उनका प्राइस उतना ही रहता है, फिर फर्क पड़ता है इतना भी नहीं, ठीक है, पर फिक्स रहता प्राइस, ठीक है।
अब कुछ चीज़ ऐसी होती है चाहे कीमत कितना भी हो, उसकी डिमांड मतलब उसका उत्पादन ही उतना ही होता है। इस टाइप अगर इसने कुछ एग्जांपल दिए है क्या? नहीं। छोड़ो, ये कोई काम का नहीं है। तो देखो मैं फिर बता रहा हूँ, पहला और दूसरा चैप्टर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल से मैं इनका निष्कर्ष बता देता हूँ। दूसरे जो चैप्टर का है निष्कर्ष, जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछे भी हैं, बहुत बार पूछा डिमांड सप्लाई का, तो वो चीज़ याद रखो। देखो ध्यान से जरा, बस इतना सा समझ लो, इनका सारांश यही है। देखिए जैसे पहली चीज़ है, जैसे सामान्य चीज़ों पर अपन देखते हैं। सामान्य चीज़ों पर क्या होता है, जब किसी चीज़ का मान लो प्राइस बढ़ रहा है, तो प्राइस बढ़ने के दो कारण हो सकते हैं, ध्यान से समझना। पहला कारण हो सकता है आपका कि उस चीज़ जो है उसका डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ऑटोमेटिक प्राइस बढ़ जाएगा। दूसरा कारण ये हो सकता है कि उसकी जो सप्लाई है वो बहुत कम हो गई है, तो उससे भी प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वही सेम चीज़ इसके विपरीत भी लागू होगी। जब प्राइस कम होता है, तो प्राइस कम होने के कारण हो सकता है एक तो डिमांड कम हो जाए, ठीक है। दूसरा कारण हो सकता है कि उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उसके प्राइस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये सामान्य चीज़ों पे लगता है, पर जैसे मान लो कि अभी जो व्यक्ति कोई गरीब है, मान लो कि वो अभी लोकल कंपनी का जूता पहन रहा है, जब वो पैसे वाला हो जाएगा तो समझ बात हो, उस कंपनी की जो इसकी डिमांड कम हो जाएगी, उसकी वो हायर को अच्छी कंपनी के जूते पहनेगा। वहीं जब कोई व्यक्ति और गरीब होते चले जाता तो ऐसी चीज़ों की डिमांड जो बढ़ जाती है। तो ये थोड़ा वो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, परंतु नॉर्मल यूपीएससी पूछता है इसी कॉन्सेप्ट पूछता है, तो बस ये चीज़ याद रखना और कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, फिर कल देखता हूँ इसको, कल कंप्लीट कर दूंगा मैं इसको। ठीक है, तो मेरे माने तो पहला दूसरा चैप्टर कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, ये एनसीईआरटी है नहीं काम की, मैं बता रहा हूँ। जो दूसरी एनसीईआरटी है समष्टि अर्थशास्त्र, फिर भी एक बार देख लेंगे इसमें से। अभी तक तो कुछ ऐसा काम का मिला नहीं, ये भी देखो कोई काम का है नहीं, कल ख़त्म कर दूंगा, अभी छोड़ो। सर एक बार ना फ्रंट पेज दिखा दो, मतलब मैं लेके जाऊंगी ना हाँ तो एनसीईआरटी हाँ, सही से 1 मिनट रुको, मैं बता देता हूँ आपको। समष्टि वाली लेनी है, ये मत लेना, ये लेनी है आपको। इसे देखो मैं बताता हूँ कौन से काम का है। देखो ये ले लेना, वो मत लेना, वो कोई काम की नहीं है एनसीईआरटी। अब इसके लिए मैं बताता हूँ चैप्टर कौन कौन से इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं, हर साल पूछता ही है। इस एनसीईआरटी 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। देखो ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट रुको, अच्छा छोड़ो। देखो राष्ट्र आएगा लेखांकन, यहाँ से पेशेंट क्वेश्चन पूछा है। मुद्रा बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी बार क्वेश्चन जो मिल जाएगा। आय और रोजगार वाला, सरकारी बजट अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, यहाँ से। तो ये सारा ये ले लेना एनसीईआरटी, वो एनसीईआरटी कोई काम का नहीं है। ठीक है, उसको मैं कल कंप्लीट करना चाहता था, आज भी कंप्लीट कर देता, बट तो ठीक। कौन सी दिखाई थी आपने पहले, रेड वाली सी? हाँ क्या नाम था? ये लेना है आपको, ये वाला समष्टि। हाँ ये लेना है आपको, इस वो काम की कुछ ही नहीं है। ठीक है, तो वो का मतलब है नहीं, वो तो मैं बस एक बार हल्का फुल्का पढ़ा रहा हूँ, तो वो मतलब है नहीं। ठीक है, ताकि आप लोगों के सामने आंखों से गुजर जाएगी तो पता लगेगा कि हाँ काम की नहीं है, नहीं तो ऐसा लगेगा अरे कोई क्वेश्चन तो नहीं आ सकते वहाँ से। ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। फिर कल मिलते हैं, कल मैं कंप्लीट करवा दूंगा उसको, और ये 2 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगी फिर। ठीक है सर।